अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बहुत से चैलेंजेस जब देखते हैं स्पेशली यंगस्टर्स के और फिर उनके पेरेंट्स के, तो हम आजकल के दौर में ये देख रहे हैं कि वालिदैन जहाँ रिश्तों के लिए परेशान हैं, उस रिश्ते को निभाना कैसे है, उस रिश्ते की छानबीन कैसे करनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका हुआ है। वालिदैन जब इमोशनल लेवल पे बहुत से फैसले कर रहे होते हैं तो जो औलाद है ना, वो भी एक अपना स्पेक्ट्रम डेवलप करती है। वो कहते हैं अच्छा हमने क्या कुछ चेक करना है और हमने कैसे ये देखना है कि जो मेरा पोटेंशियल स्पाउस है वो कैसा होगा, और उसके लिए फिर वो जो आपस में फैसले कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कशंस चल रही होती हैं, फिर सोशल मीडिया उनको कैसे एजुकेट कर रहा होता है। तो बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये देखें और लॉजिकली भी कुछ बातों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि जो स्पाउसल सिलेक्शन होती है, आपने जब शादी की आप उम्र में आ चुके हैं और आपने ये देखना है कि क्या सवाल पूछने चाहिए, क्या बातचीत करनी चाहिए, क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, उसका क्राइटेरियन बहुत दुरुस्त हो। तो आज मैंने दावत दी है दो बहुत ही मेरे आप कह सकते हैं कि बड़े ऐसे लोग हैं जिनके साथ मेरा हर वक्त इंटरेक्शन भी रहता है और हम बहुत से काम इकट्ठे मिलके करते रहते हैं। अफशा खालिद साहिबा हैं जो कि रीजनल डायरेक्टर हैं अल हुदा इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन कराची से, और इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं राजा ज़ियाउल हक साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं, CEO हैं ऑफ यूथ क्लब। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ। अच्छा, टॉपिक आपको कैसा लग रहा है? आप अफशा बताएंगे। Quite interesting, and at the same time I think it's definitely a challenge coming up for the youth, और इसके ऊपर I think एक बड़ी informal बात की ज़रूरत है from the Islamic perspective and from the social perspective. अच्छा ज़िया, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि अक्सर औक़ात मैं, क्योंकि मे बी शायद मेरी इंटरेक्शन ख़वातीन और बच्चियों के साथ ज़्यादा है, तो मुझे ये लगता है कि उनके पास बड़ी लंबी लंबी चेक लिस्ट होती है और वो कहती हैं हमने ये भी पूछना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना है। लड़के भी कोई लिस्ट बनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल बड़ा अच्छा है और ज़रा नाजुक सूरत हाल है। असल में मसला ये है कि हमारे द वे दैट द मीडिया इज सेट अप एंड द वे दैट एवरीथिंग इज सेट अप, हम लोगों को अपनी थोड़ी सी रियलिटीज़ को समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि निकाह बजाते खुद कितना मुश्किल कर दिया गया है। जो आपका हुकअप कल्चर है और जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है, इसकी वजह से निकाह करना क्या आजकल के दौर में एक ऐसा ऑप्शन है जो एक लड़का सोच रहा होता है? क्या ये पहला सवाल तो ये होगा, क्योंकि मैं अक्सर जहाँ पे कोई अगर वुमेन ओनली इंस्टीट्यूट होता है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पे ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, अक्सर औक़ात मेडिकल की फील्ड में आपको नज़र आता है कि रेशियो ऑफ वुमेन इज़ मोर, या ह्यूमैनिटीज़ में या साइकोलॉजी में आपको नज़र आता है। तो कोई ऐसे इदारे जहाँ पे मैं जाता हूँ तो वहाँ पे मैं अक्सर लड़कियों से ये सवाल करता होता हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि लड़का जो है ना, वो अगर तो हम ऐसा करें, ऐसा माशरा क्रिएट करें जहाँ पे ख़वातीन फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो इस्लामिक पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए मर्द को ये पता है कि मेरे लिए कोई औरत अवेलेबल नहीं है सिवाय ये कि मैं निकाह करूँगा तो अवेलेबल होगी। तो उस केस में क्या होगा कि लड़का 16 साल की उम्र में, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं रोला डाल देगा कि मेरा निकाह कराएं, मेरा निकाह कराएं, क्योंकि लड़की अवेलेबल ही नहीं है। लड़की बात करने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, छूना और बाकी रिलेशनशिप करना तो दूर की बात है, वो मेरे से फ्रैंकली बात भी नहीं कर रही है, वो सीधा टू द पॉइंट बात करती है। आजकल का बहुत बड़ा मसला बिकॉज ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉक जनरेशन, ये हो चुका है कि लड़कियां बहुत ज्यादा अवेलेबल हो चुकी हैं। और इसने क्या किया है, वो कहते हैं ना मार्केट खराब कर दी है। मार्केट खराब क्या किया है कि अब लड़का जो है वो अपर हैंड के साथ है। मैं बगैर, हम लोग सियासी बात उस तरह नहीं करते, लेकिन हमारे एक सियासतदान थे जिनका बड़ा मशहूर जुमला था, वो कहते हैं कि जब दूध बाजार से मिल जाता है तो मुझे गाय पालने की क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊं, दिस इज द काइंड ऑफ माइंड सेट दैट अ लॉट ऑफ बॉयज माइट हैव गोइंग इनटू रिलेशनशिप्स, कि भाई जब मुझे लड़कियां फ्री में मिल रही हैं और उसके अलावा लेट अलोन यू हैव द होल अल्लाह माफ करे द पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, एंड देन यू हैव द प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपना मतलब फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव मैं उसका खर्चा भी उठाऊं, मैं नान नफका भी उठाऊं, मैं उसको उसके सारे अखराजात पूरे करूं? क्यों करूं? वाई? मैं जिस माशरे में मुझे परवरिश मिल रही है, मैं एक हीडनिस्टिक माशरे का एक मेंबर हूं जहां पे ये बताया जाता है कि बड़ा आदमी वो होता है जो अपने प्लेजर्स में ज्यादा इंडल्ज करता है, वो पैसा तो मैं एंजॉय करूं, बस एंजॉय करूंगा, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं निकाह में आऊं और उसमें आऊं? तो अब आपको जो सवाल वो इसीलिए वो फिर ये करता है, वो कहता है कि अभी घर बन जाए और बहन की शादी हो जाए और फलां चीज हो जाए, और अक्सर मैं जुमला बोलती हूँ, फिर बाद में फुफ्फी की बेटी से शादी करके रवाना हो जाता है। ये वजह भी है। और देखें दूसरा चीज ये कि फिर मर्द जो है ना, वो अब जरा थोड़ा सा ड्राइवर सीट में आता है, क्योंकि अब वो कहते हैं अब बहू जो है वो डॉक्टर भी हो,
हाफिज कुरान भी हो, ये भी हो, फलां भी हो, मतलब उसकी भी फिर बहुत लंबी लिस्टें हैं। और फिर लड़कियां खुद गवाही देंगी कि क्या होता है कि वो लड़का आएगा देखने के लिए, थोड़े से कोई ऐप नजर आएंगे, सॉरी नेक्स्ट, क्योंकि वो इस वक्त ड्राइवर सीट में है। पहले जो मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक फ्रेमवर्क पे आप चल रहे होते, 16 साल की उम्र में वो कहता अम्मी खुदा का वास्ता बस मेरी शादी कराएं, लड़की होनी चाहिए बस मुझे, और कोई मेरे को बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े मेरी वो जो ना लिस्टें नहीं है। बिकॉज अब हुआ ये कि बिकॉज ऑफ दिस ओवर सेक्सुअलाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड औरतों को ऑब्जेक्टिफिकेशन भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो उसकी वजह से जब आपने ये सारा मामला कर दिया तो अब बंदा जो है वो काइंड ऑफ एक ड्राइविंग सीट में आ गया और वो फिर अपनी मर्जियां डिक्टेट करता है कि मुझे लड़की में ये भी चाहिए, व्हिच इज व्हाई हमारा जो आज का जो डिलेमा है वो आपका जो सवाल है यहाँ पे। अच्छा अफशा ये बताइएगा कि मतलब जब रिश्तों की बात आती है ना, तो पेरेंट्स का मैंने एटीट्यूड ये देखा है कि दे वेरी एप्रीहेंसिव, उनको इतनी फिक्र होती है, जो रिश्ता आता है ना वो क्या आए बाएं देखे बगैर कहते हैं बेटा बड़ा रिश्ता है बस फौरन हाँ बोल दो, और हम तैयार बैठे हुए हैं, और उनको या तो खुद इनसिक्योरिटी होती है या उनको कोई ना कोई और इनसिक्योर कर रहा होता है कि जी अब रिश्ता नहीं मिलेगा, तुम्हारी उम्र ज्यादा हो रही है। अगर बच्ची प्रैक्टिसिंग है तो उसको कहा जाता है कि तुम जो ये हिजाब पहनती हो उसकी वजह से नहीं होगा, शुक्र करो कोई रिश्ता आया है, तुम नखरे दिखाती हो, और इसकी वजह से जो चीजें चेक आउट करनी चाहिए वो सब मिस हो रही होती हैं। तो ऐसे पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि जब उनकी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता लगता है उनको आ रहा है, उसमें कैसे चेक करना चाहिए, कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन ऑल्सो। सबसे पहली तो मैं उस हदीस मेरे जहन में आ रही है और वो ये है कि वली की रजा पर लड़की की जो रजा है वो मुकद्दम है। यानी कि वली जो है वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो अपनी बच्ची के लिए जो अवेलेबल रिश्ते हैं उसमें से वो बेस्ट सेलेक्ट करे। लेकिन एट द सेम टाइम लड़की की रजा को अपने वालिद, अगर वो वली हैं इस केस में, तो उस पर मुकद्दम रखा गया है, यानी कि उसकी यस का होना इज मोर इम्पोर्टेंट इक्वली। ठीक है। दैट मीन्स कि जब रिश्ता पेरेंट्स के पास आए, अब हम खुद बच्चियों के पेरेंट्स हैं और हम खुद इसको तजर्बा कर चुके हुए हैं कि जब रिश्ते आते थे तो मी बीइंग अ पेरेंट मैंने सबसे पहले कौन सी चीजें देखनी है, आई वुड देन लेट द रिश्ता गो टू माई डॉटर। सही है ना? तो पहली तो चेकलिस्ट पेरेंट्स की होनी चाहिए जिसमें कोई शक नहीं अच्छा, है। इसमें ये जो आपने बात की ना कि पहली चेकलिस्ट, पहला बैरियर पेरेंट्स का होना चाहिए, तो आप बच्चियां ही पहले कह देती होती हैं कि जब तक हम नहीं देखेंगे हम अप्रूव नहीं करेंगे। पेरेंट्स भी इनसिक्योर हो जाते हैं कि जी मेरे देखने का क्या फायदा, मेरी बच्ची ने फैसला करना है, तो हम इसको ही पहले दिखा दें। लेकिन आप देखें कि वली का एक किरदार तो बहरहाल है, एक मुनासिबत तो देखें, बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे तो बहुत सी चीजों को पेरेंट्स क्राइटेरिया समझते ही नहीं है ना? जो कुछ कल्चर में चीजें ठीक भी होंगी, आप उनको ले सकते हैं, और कुछ कल्चर की चीजें जिनको आपको नहीं लेना चाहिए जब आपके पास रिश्ता है। सो पहला तो ये कि देखें, शराफत का देखना, आपके एक फैमिली स्टेटस का मैच होना, और बच्चे की जो बेसिक क्वालिफिकेशंस है, 2-4 चीजें तो चेकलिस्ट हर पेरेंट की होती है। ठीक है। उसके बाद जब बच्ची के आगे एक चीज रखी जाती है तो फिर बच्ची की एक अपनी छोटी सी चेकलिस्ट होगी। आई एम श्योर हर बच्ची के ख्वाब तो डेफिनेटली हर एक के ही होते हैं कि वो आइडियलिज्म किसको लेती है और वो क्या चाहेगी अपनी मैरिड लाइफ में। सो डेफिनेटली अब आज के दौर में आई थिंक मेरा तो इसमें ये समझ, जो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया इस्लाम के पर्सपेक्टिव से भी, कि बच्चियों के आगे जाहिर है अगर आप ये कहेंगे कि एक शख्स आया एंड ओवर अ कप ऑफ टी वो आए हैं रिश्ता लेके और वहां बैठ के फैसला कर दो, मुश्किल है। स्पेस देना, प्लस ये कि उसके बारे में क्या आपके पास इंफॉर्मेशन, पेरेंट्स के पास क्या इंफॉर्मेशन है जो बच्ची से शेयर की जाएगी, जिस पर वो, और अगर फिर वो कहती है कि मुझे 2-3 चीजें और भी मालूम होनी चाहिए, तो आई थिंक ये बैक एंड फोर्थ डायलॉग जो है इट कैन बी वेरी हेल्दी एट टाइम्स। और ये कि अगर ये डायलॉग रिश्ते आने से पहले भी चल रहे हो तो पेरेंट्स को भी काफी क्लैरिटी होगी ना। मैं अक्सर बच्चियों को कहती हूँ कि यानी जो मैरिजेबल एज में और शादी भी करना चाह रही होती हैं लेकिन फिर आके कंप्लेन करती हैं कि या तो रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे या हमारे पेरेंट्स अभी कंसिडर नहीं कर रहे, कह रहे बेटा पढ़ती रहो। तो मैं इनको कहती हूँ क्योंकि आपने भी कुछ एटीट्यूड दिया है। आपने क्या एटीट्यूड दिया है? जब अम्मा अब्बा ने बताया रिश्ता आ रहा है, आपने कहा ओह, तो अम्मा अब्बा कहते हैं शी इज नॉट रेडी, चलो इसको पढ़ने दो। लेकिन अगर आप थोड़ा सा शर्माएं, थोड़ा मुस्कुराएं, तो उनको ये फीलिंग होगी कि यू आर रिसेप्टिव, और फिर आप उनको थोड़ा सा बातचीत करते हुए बताएं। एक होता है ना कि थ्रेटनिंग टोन में ना बात करें अपने वालिदैन के साथ, अगर ये नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगी, अगर ऐसा होगा तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, और अभी तो मैंने करनी नहीं है, बिल्कुल मैंने भी करनी अभी नहीं, तो मैंने करनी नहीं है। मैं मेल पर्सपेक्टिव में बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि ज्यादा मेरी जो ऑडियंस होती है वो फीमेल्स होती है, वो देखती हैं। तो मुझे ये बताइएगा ज़िया कि
अगर एक लड़का लड़की से बातचीत कर रहा है, और एक होता है कि आप एक दूसरे से बात करते हुए डील ब्रेकर्स पे कर रहे हैं बात। और मैं ये भी जानना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक इज अ डील ब्रेकर फॉर अ मेल? अच्छा, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अगर वो कहती है अच्छा बातचीत हो रही है, वो बैग खोलती है और उसमें से पेपर निकलता है और पूरा एक थीसिस की तरह होता है, और वो बैक एंड फोर्थ क्वेश्चंस आपसे पूछती है। आपको कई दफा ये भी लगता है ऑनलाइन उसने कुछ निकाला है, और वो पूछती है आप ये करेंगे, ये होगा, बर्तन धोएंगे मेरे साथ, और बच्चे हमने कब पैदा करने हैं, और फिर ये कि मैंने जॉब करनी है, और मैंने ना आपके पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं रहना, और मैं बहुत करियर के मामले में फोकस्ड हूँ और मेरा बड़ा पैशन है, तो हाउ आर यू गोइंग टू फैसिलिटेट मी? हाउ वुड अ बॉय सी दिस कि भाई मैं तो एक रिश्ता बनाने आया हूँ, तो ये तो पहले ही एक मेरे पास एक चार्टर आ गया। सही। तो देखें, जो भी एक रिलेशनशिप होता है ना, उसके कुछ डायनामिक्स होते हैं। पहला सवाल ये है कि व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द रिलेशनशिप। एक बंदा आपके नखरे उठाने के लिए तैयार भी हो जाएगा, लेकिन पहला सवाल ये है व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द रिलेशनशिप। आप क्या लेके आ रही हैं और वो क्या प्रोवाइड कर रहा है। सो जाहिर बात है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा, सो उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आप यानी फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चियां कुछ कहती हैं जी मैंने अभी शादी नहीं करनी। देखिए, एक ग्राउंड रियलिटी और साइकोलॉजिकल स्टडीज़ इसके ऊपर मौजूद हैं कि फॉर एग्जांपल एक जो औरत है वो अपने प्राइम एज में होती है जब वो अपनी बालिग होने के बाद, लेट्स से वो 18 से लेकर मिड 20s तक उसकी वो एज होती है जहाँ पे वो अपने प्राइम पे होती है, अपने हुस्न जमाल में, अपने फिज़िकल फिटनेस में वगैरह वगैरह, और एनर्जेटिक भी होती है, काम भी कर सकती है। और एक बंदा जो रिलेशनशिप में आ रहा है, जारी बात है जो शादी करना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश होगी कि हमारे बच्चे भी हों, हमारी फैमिली भी हो। अब हो ये रहा है कि हमारा जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसकी वजह से हो ये रहा है कि एक तो लड़कियां अपने एजुकेशन और करियर को जब प्रायोरिटाइज़ कर देती हैं ओवर फैमिली एंड रिलेशनशिप्स एंड ऑल दैट। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई औरत पढ़ना चाहती है, सीखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, ज़रूर ऑब्वियसली उसके अंदर एक चीज़ें हैं। बट द फैक्ट द मैटर इज़ कि जब आप उसको प्रायोरिटाइज़ करते हो और आप कहते हो अभी मैंने करनी नहीं है, और बाद में क्या होगा, बाद में किसी और ने नहीं करनी होगी। जब आप लेट्स से 30s क्रॉस कर जाते हो, या लेट्स सपोज आप क्लोजर टू 40 पहुंच रहे हो, तो यू डू अंडरस्टैंड कि आपके पास एक बायोलॉजिकल टाइम विंडो भी होती है। नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू डिनाई इट, वो एक विंडो है। और जो बंदा भी अब आपसे यानी आफ्टर योर 30 जब आपका एक तरह से वो अपहिल होके अब आप एक प्लाटो कर गए हैं, फिर डाउनहिल की तरफ जाएगा, उस टाइम पे जो आपको रिश्ते आएंगे वो फिर आप देख लीजिएगा किस किस्म के आएंगे। उस टाइम पे कौन आपको, यानी जब आप औरत ड्राइवर सीट में कब होती है, जब वो अपने प्राइम एज में होती है, उस टाइम पे ना उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो थोड़ा सा डिक्टेट भी कर सकती है कि मैं अपनी पीक के ऊपर हूँ, मैं आपको बता सकती हूँ कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह। उस टाइम पे वो थोड़ा बहुत निगोशिएट करने की पोजीशन में होती है। बट अगर उस पर टू मच डिले डाल दिया जाए या टू मच हैसल हो, जिस तरह आपने कुछ बड़ी अच्छी पॉइंट्स किए कि देखें एक एक चीज़ को चेकलिस्ट में डालना, इतना भी बंदे को मटिकुलस होने की जरूरत नहीं है। कुछ बेसिक चीजें आप रखें, जरूर रखें। वही बेसिक्स कौन सी होंगी? हाँ, कि ये डील ब्रेकर्स हैं और ये डील मेकर्स हैं। लड़के के लिए क्या डील ब्रेकर होता है? देखिए, लड़के के लिए, लड़के बाय नेचर, अब आप साइकोलॉजिकली देखें तो लड़का बाय नेचर जो है वो अपने आप को कवाम समझेगा, वो अपने आप को प्रोटेक्टर, मेंटेनर, प्रोवाइडर समझेगा। अगर उसको बीवी ऐसी मिल रही है जो आगे से इक्वली रिबेलियस या फॉर एग्जांपल उसको एटीट्यूड दिखा रही है या उसके साथ वो कर रही है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली एक टर्न ऑफ है उसके लिए। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली कोई ऐसे मर्द भी हो सकते हैं जो इस तरह की पसंद ना करते हो, लेकिन अगेन उनकी फिर यानी जो मर्दानगी है या वो है, अल्लाह ताला ने खुद फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा। ये जो कव्वाम है ना, और ये जो कॉन्सेप्ट है कि जब एक लड़का कहता है कबूल है कबूल है कबूल है, लड़की के लिए कबूल है कहना ज़रूरी नहीं है, उसकी खामोशी भी हाँ होती है। बट मर्द को के लिए लाजमी है कि वो आवाज़ें बुलंद सबके सामने कहे, क्योंकि वो बेसिकली ये कह रहा होता है कि जिस तरह से तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें प्रोटेक्ट किया, तुम्हें प्रोवाइड किया, तुम्हें शेल्टर किया, तुम्हारा फूडिंग, क्लोथिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग सारी किया, मुझे इसी तरह से इसको टेक केयर करना, बल्कि शायद इससे ज़्यादा करना, कबूल है कबूल है कबूल है। अब ये मर्द जो है, अब वो फॉर एग्जांपल एक लड़की से कहता है, अब अपनी जो ना वाइफ से कहता है कि देखो मैं पसंद नहीं करता कि आप रात को 12 बजे इस तरह से जो आपने गेटअप में आप जा रही हैं आप ना करें। अब वो आगे से अगर कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले। देखिए, उसको आपने कव्वाम बनाया ना, वो आपका यानी वो प्रोवाइड कर रहा है, आपके ऊपर 1 रुपये की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। उसके ऊपर अल्लाह ताला ने जिम्मा दिया कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, आपको डिफेंड भी करेगा। वो जानता है कि हमारे हालात के अंदर रात के 12 बजे मैं आपको कैसे प्रोटेक्ट करूंगा, जिस तरह से आप जा रही हैं। एंड क्योंकि हर बंदा शरीफ नहीं होगा, हर बंदा कोई ये औलिया का ज़माना तो नहीं है। अक्सर लोग होंगे यहाँ पे, हम आए दिन सुनते रहते हैं कोई केस हो गया, कोई केस हो गया ज्यादती के मामला, तो वो अपने प्रोटेक्टर होने के एतबार से कह रहा है कि मुझे नहीं पसंद कि आप ये कहते हैं कि आप जॉब तो करें लेकिन ये वाली जॉब ना करें, या इस ऑफिस पे ना जाकर बैठे, या आपका बॉस जो है मुझे इसमें थोड़ा सा ना टेढ़ापन नजर आ रहा है, ये बंदा ठीक
नहीं है। अब आप मेरे उस पर आपको प्रॉब्लम है, नहीं, मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। सो आई थिंक गर्ल्स हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप किसी बंदे को वो जिम्मेदारी दे रहे हैं और वो बंदा एक अच्छी जगह से आ रहा है, इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गुडनेस, और वो आपको यानी क्योंकि देखें उसने आपके अलावा आपके अब्बा जान को भी जवाब देना है, क्योंकि जब उसने कबूल है कहा है, उसने एक पूरी जिम्मेदारी कबूल की है। तो कल को आप भी के फादर उसको पकड़ सकते हैं इस बात पे कि तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों होने दिया। तो उसने आपके लिए प्रोवाइड भी करना है। आप चाहे घर बैठ के रिलैक्स करें सारा दिन, आपको जो पैसे मिलते हैं जहाँ से भी मिलते हैं, आप चाहे जॉब करती हैं कहीं पे भी, वो सारे पैसे आपके हैं, उसमें 1 रुपया भी आपके हस्बैंड का नहीं है। लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्लाह ताला ने जो उसको एक पावर दी है, उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। और इसीलिए कहा गया कि अब जब पहले जो लड़की थी उसका जो एक सेंटर था ना, वो उसका बाप था, उसकी माँ थी, उसकी ओबीडियंस के लिए, माँ बाप की ओबीडियंस है, लेकिन अब हस्बैंड की ओबीडियंस उसको भी ट्रम्प कर जाती है, उससे ऊपर एक लेवल चली जाती है। तो अब एक लड़की कहे कि नहीं जी आप मुझे ये भी करें वो भी करें, तो आई थिंक ये थोड़ा सा एटीट्यूड जो है ना, इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को भी ये कहा कि तुम में से बेहतरीन वो हैं जिनका अखलाक सबसे अच्छा है, और उनमें से भी सबसे बेहतरीन वो हैं जो अपने वाइफ्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ सबसे अच्छे हैं। तो मर्दों को भी ये हुक्म है, लेकिन एट द सेम टाइम औरत को भी कहा गया है कि आपने भी एक होम मेकर बनना है, आपने बच्चों की तरबियत में रोल प्ले करना है। अगर एक औरत फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह एक मर्द को ये वाइब्स मिलती हैं कि ये मेरी बीवी जो है ना, ये बच्चों की तरबियत का तो मुझे कोई सी नज़र नहीं आ रहा, या इसकी अपनी हरकतें कुछ ऐसी हैं जो मुझे नहीं लग रहा कि शी कैन बी अ गुड वाइफ। देखें, मैं खुद एक ज़माना जाहिलियत से आया हूँ और मैं उसमें उस टाइम पे दीन पे नहीं था, तो मैं अभी यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि उस टाइम पे लड़के क्या सोचते थे और आज जब मैं दीनदार तबके में घूमता फिरता हूँ तो उसमें क्या होता है। देखें, मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि लड़के बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चला लेते हैं। वो कहते हैं ये बहुत गुड लुकिंग है, बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी ग्लैमरस है, बट ये वाइफ मटीरियल नहीं है। ये वाइफ मटीरियल ये बोलते हैं लड़के बाकायदा बोलते हैं। वो कहते हैं ये लड़की अच्छी है, फॉर अ गुड पास टाइम के लिए अच्छी है, वाइफ मटीरियल नहीं है। वाइफ मटीरियल वो किसको लेके आते हैं? फुप्पो की बेटी को। वो जो अभी आप कह रहे थे ना कि फिर घूम फिर के फुप्पो की बेटी आती है, क्यों? क्योंकि अच्छा देखें, ये भी मैं इस पर पूरा तहकीकी जायजा हम ले सकते हैं कि फुप्पो का बेटा या फुप्पो की बेटी के फजाइल क्या है। यानी तो मैं ये थोड़ा सा आयरॉनिकली बात कर रहा हूँ कि क्या फजाइल है, क्योंकि वो देखते हैं जो भी इन्होंने बात की जो ना बहनें के सोशली कंपैटिबल है कि नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड सिमिलर है, कल्चरली एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। देखिए, एक मुसलमान मर्द पाकिस्तानी है, वो किसी मिस्री औरत से शादी कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन यू डू अंडरस्टैंड कि दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ कल्चरल फ्रिक्शन थोड़ी सी होगी। कुछ चीज़ें उनके यहाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी, कुछ वहाँ की होंगी या नहीं। वो अब जारी बात है, वो लड़की लेके आप घर आएंगे, उसके कुछ तौर तरीके होंगे, आपके पेरेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। करने के तो आप कर सकते हैं, आप टर्किश लड़की से शादी कर लें, नो प्रॉब्लम, बट द पॉइंट इज कि यू अंडरस्टैंड कि फ्रिक्शन होगा। आपको ये भी लगता है कि भाई घर वाले भी वेलकम करेंगे, मुझे भी कैज मिल जाएगा, और वो बात भी सुनेगी, और वो दोनों तरफ के वो बैलेंस में ना सारे रिलेशनशिप रहेगा। और इसी तरह से आप देखें कि अगर वो फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि जी लड़की हम लेके आते हैं, वो आपके पूरे फैमिली में एडजस्ट होगी नहीं होगी, क्या वो आपके कल्चर को समझेगी? सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है। आप कहते हैं जी वैसे तो उर्फ जब देखा जाता है या हम देखते हैं तो हम कहते हैं ठीक है, बेहतर ये होगा कि हम मैरिज को एज फ्रिक्शनलेस एज पॉसिबल बनाएं, ताकि लड़की को फॉर एग्जांपल ये ना करना पड़े कि वो शादी मतलब अपने से बहुत लोअर क्लास में अगर वो शादी कर रही है, कर सकती है, मसला नहीं है। लेकिन जो कुफू का मामला है, वो अक्सर उलमा बताते हैं कि जनरली स्पीकिंग ये बेहतर होगा कि लड़का उम्र में भी बड़ा हो, फिजिकल स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा हो, जाहिर सी बात है, हाइट में भी ज़्यादा हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटस में भी ज़्यादा हो, अपनी अकल और फहम और विजडम में भी ज़्यादा हो, अपनी दीन की प्रैक्टिस में भी ज़्यादा हो। अब देखें, ये आइडियल सिचुएशन है। तो आइडियल से आप रिवर्स बैकअप करना शुरू करें तो अच्छा, ये क्यों कहते हैं? हमारे तमाम स्कूल ऑफ थॉट में ये बात कुफू का मामला एक्सेप्टेबल है और माना जाता है। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हमें मैरिज को वर्केबल बनाना है, ताकि लड़की ऑलरेडी इज लुकिंग अप को भी एक्सेप्ट करे ना, ताकि ये मेरा शौहर कुछ कर सकता है। यू आर ऑलरेडी लुकिंग अप टू योर हस्बैंड ना, बिकॉज वो हर एतबार से यू लुकिंग अप टू हिम, इट्स इजियर टू गिव हिम रिस्पेक्ट। वो कहते हैं ना, यू डोंट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कमांड रिस्पेक्ट। सो अब एक हस्बैंड अगर ऑलरेडी आपसे उम्र में भी बड़ा है तो वैसे ही रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। वो आपसे फिजिकल स्ट्रेंथ में भी ज़्यादा है, हाइट में भी बड़ा है, तो अगर छोटी हाइट का हस्बैंड आपका आ गया तो मसला नहीं है। लेकिन पॉइंट इज के एक औरत खुद सोचे कि हाउ ईजियर वुड इट बी फॉर यू टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन लाइक दिस एज अपोज टू समवन। तो उलमा जब बात करते हैं उसके बारे में, तो वो कोशिश करते हैं कि आपकी शादी जो है वो बन जाए और वो रिलेशनशिप एक अच्छा रिलेशनशिप हो, जहाँ पे एक औरत खुशी खुशी कहे कि मैं इसको अपना कवाम मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा अफशान, ये बताइए कि एक लड़की के लिए डील ब्रेकर क्या होता है, या क्या होना चाहिए कि जब वो लड़के से बात करती है, अभी उसके वालिदैन ने कहा है कि बेटा ये रिश्ता है और हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और तुम मिल लो, एक दफ़ा बात कर लो,
तो क्या उसके दिमाग में होना चाहिए कि ये बातें ज़रूर मैंने रखनी है? आई थिंक मेरे हिसाब से लुकिंग एट टुडेज सिनेरियो, हर दफ़ा ज़माना सेम भी नहीं रहा है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लड़के के अंदर खुद, क्योंकि अभी भाई ने कवाम की बात जैसे की है ना, कमाने का एस्पेक्ट उसका होना चाहिए, जिसके ऊपर अगर उसको चेकआउट भी करना है तो करना चाहिए कि बच्चे के अंदर खुद इंसेंटिव है कमाने का, या वो घर बैठ के खाने का आदी है। बेशक कि उसके माँ बाप के पास पैसा है, जो भी हो, जो भी रिश्ता रिक्वायर कर रहा है, लेकिन अपना एक शौक जज्बा हो, क्योंकि वही बात है, कवाम बनने का मतलब यही है कि फिर उसने ये, लेकिन ये चेक कैसे किया जाएगा? क्योंकि हर कोई घर बैठे बैठे तो बताता है कि मैं बड़ी चीज़ हूँ और मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, और वो जब शादी हो जाती है तो ग्राउंड रियलिटी ये नजर आती है कि जी मसलन अब्बा का बिजनेस था और उन्होंने एक ऑफिस भी दिखा दिया कि देखिए ये जी हमारा बेटा यहाँ बैठता है, लेकिन अब आपको क्या नजर आया? ऑफिस तो है लेकिन ही इज नॉट गोइंग देयर, कभी कभार चला जाता है। मैं तो ये कहूँगी, देखें इस वक्त आप जब एक रिश्ते में बंधने के लिए अभी जा रहे हैं, ट्रस्ट को डेवलप मत करें। दिस इज़ नाउ एन ओपन फील्ड। आपको अगर पता चल गया कि उसने, फॉर एग्जांपल बच्चे ने MBA किया हुआ है, ठीक है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है, MBA किया हुआ है तो कोई डिग्री होगी ना, आप देखना चाहते हैं तो डिग्री भी देख लें, कोई इशू नहीं है उसमें। लेकिन अगर वो बात है फुफ्फो या खाला का बेटा होगा तो वो डिग्री तो नहीं दिखाएंगे, वो कहेंगे आप हमें ट्रस्ट नहीं करते। एग्जैक्टली, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि मसलन जी फैमिली यहाँ थी, आप अपने रिश्तेदार हैं आपके, या बहुत क्लोज फैमिली फ्रेंड्स हैं, आप कहते हैं जी हम 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वो बच्चा क्या करता है आपके पास आके, अस्सलाम वालेकुम अंकल, अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप कहते हैं बड़ा तमीज़दार है। आपको ये नहीं पता कि वो कितना बड़ा गैंगस्टर है, अपने दोस्तों के सामने ड्रग्स लेता है, कोई और मसले लाता है, या वो बाहर है, फैमिली का बच्चा है और पिछले 10 साल से बाहर पढ़ रहा था, बाहर जॉब कर रहा था, और सब घर वाले बताते हैं जी बड़ा जी उसने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा। अगेन द ग्राउंड रियलिटी, शादी हो गई क्योंकि आपने चेक ही नहीं किया, आपने कहा घर का बच्चा था, इसको थोड़ी हम चेक करेंगे। क्योंकि देखें राइट नाउ ट्रस्ट अभी कंक्लूड नहीं करें, आपने उसको चेक करना है। आप जाइए दफ्तर भी देखिए, 2 लोगों से पूछिए कि दफ्तर में आता भी है कि नहीं आता, आता है तो मिजाज कैसा है, क्या करता है, एक जनरल ओपिनियन लेनी है। ऑफ कोर्स फाइनल जो डिसीजन है वो आज नहीं हो सकता, वो रियलिटी जब तक सामने नहीं आएगी, बहुत से इंकशाफात हो सकता है, बाद में भी अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये है, आज जैसे हम देख रहे हैं ड्रग्स जो हैं वो हमारे स्कूल एज से बच्चों के अंदर आ गया। 1 ड्रग इज़ अ डील ब्रेकर, 3rd अल्कोहल, येस इट्स अ डील ब्रेकर मेरे हिसाब से, बिकॉज ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं जब एक खसलत के साथ आती हैं वो इतनी आसानी से नहीं जाती। लास्टली ये चीज़ है कि वो बच्चा खुद उसका अपना कोई घर में एक होता है ना कि जिस माहौल में वो खुद पला बढ़ा है, क्या घर में कोई, जिसको हम एक दीनी माहौल कहते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि एक बिल्कुल एक स्कॉलरली माहौल, लेकिन माँ बहन का जहाँ अदब लिहाज रखने वाला, जो एक जनरल पर्सपेक्टिव से नज़र आ जाता है, दोस्त कैसे हैं उसका सोच। अब देखिए ये सारी चीज़ें आज आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें डील ब्रेकर तो हो सकती हैं। समटाइम्स मे बी इन रेयर केसेस आप कह सकते हैं ये जो डील ब्रेकर्स थे बाज़-औक़ात वो ऐसा पलटा खाते हैं कि उनको जब अच्छी स्पाउसेस मिल जाती हैं, या वो जो पीछे से बचपन से उनके साथ जो मामलात हुए थे जिनकी वजह से वो इन चीज़ों में पड़ गए थे, लेकिन जब उनको एक अच्छे माहौल की तरफ मिलता है और अगर दिल के अंदर थोड़ी सी वो एक खैर होती है, हमने वो भी देखा है कि डील ब्रेकर्स ने भी जिंदगियों को बदला है। बट एट द सेम टाइम ये आपको लाइंस तो ड्रॉ करनी पड़ती हैं। अच्छा ये भी बताइएगा कि अगर जब वालिदैन वगैरह चेकआउट कर रहे होते हैं, हमारी रिलायंस अब ना इस तरह की बातों पे बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई है, ये चेक कर लें, ये चेक कर लें, ये देख लें, और लड़कियां ख़ास तौर पे बहुत कंसर्न्ड होती हैं। इस्तिखारे को हम कहाँ रखेंगे? क्योंकि लोग कई जो हैं वो टोटली इस्तिखारा करवाने पे चले जाते हैं और फिर उसके मुताबिक फ़ैसला करते हैं। कुछ लोग इस्तिखारा करके भी डिसअपॉइंटेड रहते हैं, हमने इस्तिखारा किया था तो ये क्यों हो गया। तो इसका राइट पर्सपेक्टिव क्या होगा? देखिए इस्तिखारा का सबसे पहले तो यही मतलब है ना कि आपने अल्लाह ताला से मशवरा किया है, ठीक है। अब जब आपने अल्लाह से कहा है कि या अल्लाह अगर इसमें खैर है मेरे लिए तो मुझे उस रास्ते पे लगा दे और मेरे लिए उसकी खैर वापस ले आ, और अगर इसमें शर है तो मुझे और उसको मुझसे दूर कर दे, उसको मुझसे दूर कर दे, मुझे उससे दूर कर दे, और उसके बदले में मेरे लिए खैर ले आ। समटाइम्स होता है इस्तिखारा किया, आगे जाके 2 साल के बाद बच्चों की तलाक हो गई है फॉर एनी रीज़न। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा जो है वो तलाक को एक बहुत बुरी नज़र से देखता है।
हमारे सहाबियात के दौर में हम देखते थे उनकी ज़िंदगियों में अगर विडो भी हो गई या तलाक भी अगर हो गई तो वो दे यूज्ड टू मूव ऑन। वहाँ पे वो ये कल्चर शादी हो जाती थी, कल्चर ही नहीं था वहाँ पे। ये छोटी बच्चियों की शादी होना लेट एज में, दिस वाज नेवर प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अगर डिवोर्स हो जाएगी तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। सो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये तलाक इस्तिखारे का, अल्लाह माफ़ करे, एक बुरा नतीजा निकला है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम अल्लाह से मशवरा नहीं करना चाहिए? नो, आपको क्या पता उसी तलाक के बाद जो अगले आपके लिए अल्लाह ने रखा है, शायद दैट तलाक विल बिकम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब यहाँ पे और फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फिर तवक्कुल भी तो आता है ना, कदर अल्लाह एंड तवक्कुल, इन दोनों का ब्लेंड तो आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। हर चीज़ तो इंसान के, और प्लस ये कि इस्तिखारा जो है वो आपको उस राह पर डाल देता है, और ख़ुद करना चाहिए, बच्चियों को खुद करना चाहिए, लड़कों को भी खुद करना चाहिए। हम दूसरों से क्यों करवाएं, अपना इशारा खुद लें। और ज़रूरी नहीं है आपको ख्वाब में ही उसकी इल्हाम होगा। इवन इफ़ यू डोंट गेट टू सी अ ड्रीम, आपने सिर्फ अगर वो दुआ भी पढ़ते रहे हैं, अल्लाह ताला एटलीस्ट आपको उस शर से बचा लेगा अगर से। और अगर उसके लिए डिवोर्स भी लिखी है तो भी दैट्स कदर अल्लाह। बिल्कुल सही बात है। अच्छा ज़िया, बात हम करेंगे थोड़ी सी गुस्से की, एंगर। मर्दों में अल्लाह ताला ने वैसे ही एक रखा है कि वो जल्दी गुस्से में आते हैं, ज़रूरत है उसकी शायद किसी लेवल पे, लेकिन ये जो एंगर एबनॉर्मल बन जाता है। और हमारी बहुत सी लड़कियां इस पे बहुत बात करती हैं। अब मैंने कई दफ़ा देखा है कि अगर मैं कहीं शादी के बारे में भी बात कर रही हूँ या जनरल कोई टॉक हो, तो कोई ना कोई लड़की ज़रूर कहती है कि मैम हाउ विल आई आइडेंटिफाई अ मैन विद एन एंगर इशू, क्योंकि शादी के बाद जो एंगर इश्यूज़ हैं, मैं बाकायदा कुछ ऐसी बच्चियों को जानती हूँ जिनका अब मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, क्योंकि उनके वालिद बहुत गुस्सा करते थे, मदर बहुत पैसिव रही हैं, और गुस्सा यानी कहती हैं हमारे घर में लाउड वॉइसेस बहुत थी, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कि मेरी जहाँ शादी हो वो लड़का गुस्से वाला हो। लड़कों को आप क्या एडवाइस करेंगे अपने गुस्से की मैनेजमेंट के लिए? और एक लड़की कैसे आइडेंटिफाई करेगी जब उसके घर कोई रिश्ता आ रहा है कि ये लड़का जो है इसका कोई एंगर चैलेंज है? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। असल में जो आपने शुरू में भी डील ब्रेकर्स की बात की थी, कुछ लड़कियों के लिए एंगर कैन बी अ डील ब्रेकर, कि अगर आपको पता चलता है कि आप, और देखिए वी हैव टू हैव ओपन कॉन्वर्सेशंस टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। जिस तरह पहले भी बात हुई कि एक दफ़ा नहीं, आप 10 दफ़ा मिलें, महरम के साथ आप मिलते हैं, आप पूछें कि आपको क्या लगता है आपके अंदर बेस्ट पॉजिटिव ट्रेट्स क्या हैं, नेम 3 ऑफ योर बेस्ट पॉजिटिव ट्रेट्स, नेम 3 ऑफ योर चैलेंजेस या डेल्टास जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो बता सकते हैं कि जी मुझे एंगर इशू है या मुझे फ़लाँ इशू है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक सहाबिया को पूछा था कि भाई उन्हें जब 2 रिश्ते उनके सामने लेके आए कि भाई इन 2 में से किसको सेलेक्ट करूँ। आपने कहा ये जो है हाथ में छड़ी रखता है, यानी कि ही हैज़ एंगर प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा गुस्से का तेज़ है। दूसरे का बाद इसकी मुट्ठी बंद रहती है, यानी कि ही वांटेड टू इम्प्लाई कि जो है कंजूस है। अब लड़की खुद फैसला कर सकती है कि जी क्या मेरे लिए कंजूस आदमी डील ब्रेकर है या मेरे लिए गुस्से वाला डील ब्रेकर है। सो अपार्ट फ्रॉम दी अदर थिंग्स के, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ जी कम से कम नमाजी होना चाहिए, बहुत कोई अल्लामा मुफ्ती हज़रत ना भी हो, बेसिक यानी अगर अपनी तौहीद के ऊपर है, नमाज़ पढ़ता है, जनरली एक अच्छा इंसान है, अच्छे अखलाक का मालिक है, तो फिर वो इंशाल्लाह डेवलप हो सकता है। बट एक और जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आप कहते हो कि मतलब ये जो है ना कि कुछ लोग, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, बट देन इसकी भी एक ऑपोजिट एक्सट्रीम है। वो ये है कि हम बच्चे के मसले हैं, उसकी शादी इसलिए करा रहे हैं कि वो इसको आकर ठीक करेगी। ये तो बहुत टिपिकल है, उसने उसका ठेका नहीं उठाया हुआ, वो चाहे ड्रग्स है, चाहे वो मेंटल हेल्थ का चैलेंज है, चाहे गुस्से का है कि जी वो बीवी आएगी तो वो ठीक है, और उसी पे डाल देते हैं तो उसकी माँ नहीं ठीक कर, जी उसकी माँ नहीं ठीक कर सकी, उसका बाप नहीं ठीक कर सका, उसकी बहन नहीं ठीक कर सकी, उसके दोस्त नहीं ठीक कर सके। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई लड़की ऐसी आएगी मैजिकल किस्म की, अच्छा चलें ठीक हो गया तो ठीक हो, अगर ना हुआ तो फिर क्या होगा? अगर ना हो गया तो आपने तो एक ड्रग एडिक्ट को मत्थे लगा दिया किसी बंदे के, या आपने एक बंदा जिसके एक्सट्रीम रेज इश्यूज थे किसी के साथ उसको लगा दिया नोइंग फुली वेल। और इसमें मैं समझता हूँ पेरेंट्स बहुत बड़े कसूरवार होते हैं कि व्हेन दे नो कि इस बच्चे को साइकोलॉजिकल कंडीशन, एंड इट कुड बी, देखें एक होता है एंगर, एवरीबडी गेट्स एंग्री, वुमेन गेट एंग्री, मैन गेट एंग्री, मैन आर एक्टिव अग्रेसिव, विमेन आर पैसिव अग्रेसिव। एक्टिव अग्रेसिव का मतलब ये है मर्द उठा के किसी को थप्पड़ मार देगा, किसी से लड़ाई कर लेगा, गिरबान पकड़ लेगा। यानी मर्दों में आप देखें कॉलेज वगैरह के अंदर कितने फड्डे हमारे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, हाथापाई पे आ जाते हैं। अच्छा विमेन के मामले में ना मर्द जनरली ज़रा थोड़ा अपना हाथ होला रखते हैं, क्योंकि इवन फॉर एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व करेंगे जनरली हमारे भी, अगर किसी औरत की गाड़ी लग गई है ना आपके साथ, आप कहेंगे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ होगी, लेकिन आप कहेंगे देखें ये आपने क्या किया। मर्द अगर होता आप उसको गिरबान से पकड़ के बस को धो लगाते कि तुमने मुझे टक्कर क्यों मारी है। सो
थोड़ा सा हमें पता होता है। इसी तरह से क्यों अगर बनी हुई है तो अगर कोई औरत आ जाती है आगे तो कहते हैं नहीं बहन आप आएँ, तो थोड़ा सा वो रिगार्ड करते हैं। तो लेकिन एंगर इशूज़ बहरहाल एंगर इशूज़ हैं। सो अगर मैन आर एक्टिव अग्रेसिव, वो ज़्यादा अपना गुस्से को वर्बलाइज भी करते हैं, उसको फिजिकली भी लेके आते हैं। विमेन आर पैसिव अग्रेसिव। पैसिव अग्रेसिव क्या होता है कि जहाँ पे आप बोलते तो नहीं हो लेकिन आप पीछे प्लॉटिंग करते हो। एंड ये जो प्लॉटिंग और स्कीमिंग है, मैं अक्सर जो मैंने आपको बताया ना कि अगर किसी विमेन इंस्टीट्यूट में गया हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ मुझे आप ये बताएं आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ट्रबल मेकर कोई मर्द है या औरत है? तो फिर वो सोचने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन 80 से 85% रिजल्ट आता है कोई औरत है। वो कहते हैं जी मेरी फुफो हमारे खिलाफ प्लानिंग करती हैं, मेरी नंद बहुत जो है ना तेज़ है, मेरी सास ने जो है नाक में दम किया हुआ है, यानी दिन। और वो कहते हैं नहीं मेरे हस्बैंड जो है ना वो उनकी बातों में आ जाते हैं, यानी कि ये उनकी भी ब्रेन वॉशिंग करती हैं। मेरे ससुर भी शरीफ आदमी है, ये उनकी ब्रेन वॉशिंग करती है। सारा फसाद की जड़ ये औरत है। इसने जो है ना, काश वो एक्टिव अग्रेसिव हो जाती तो मुझे पता होता मुंह पे मेरे क्या है, लेकिन ये क्या करती है मेरे मुंह पे बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है, बिहाइंड द सीन जाके मेरे हस्बैंड को ब्रेन वॉश करती है। सो ये चीज़ें हमें, कुछ चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब नाउ मैरिज के सेटअप में जहाँ पे आप एक बंदे से पहली दफ़ा मिल रहे हैं और आप बात कर रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि आपकी जो फैमिलीज की CID होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कि आप जिस तरह बहन ने भी जिक्र किया कि देखें आप उनके दोस्तों से, उनके ऑफिस से, उनके कॉलीग से, उनके फैमिली से। अच्छा ये मसला है ना यहाँ पे जो आपने बात की, यहीं पे मैं आपको रोकूंगी। दोस्त वो कहेंगे बड़ा अच्छा है, वो कहेंगे हम क्यों बताएं। ऑफिस में बॉस से पूछा जाए, बॉस के सामने फिर हर कोई झुकता है, सलाम करता है। वहां पे भी किससे पूछा जाए, किस तरीके से पूछा जाए? सही देखें, वो सारी एविडेंस को ना इकट्ठा करना पड़ेगा, ठीक है। नोइंग फुली वेल कि दोस्त है, वो थोड़ा सा मिर्च मसाला भी लगा सकता है, थोड़ा सा उसको बहुत शुगर कोट भी कर सकता है। बॉस भी बॉस है, आप कॉलीग से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ना कोई दोस्त जो बड़ा मेजर मसला जानता होता है वो चुपके से भी बता देता है कि देखिए मैं अपने उस पर मतलब ज़मीर के साथ जाती नहीं कर सकता, आई हैव टू टेल यू कि नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस तरह से। कई लोग एक्चुअली मुझसे भी पूछते हैं फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोगों के बारे में कि जी फ़लाँ के बारे में आपकी राय क्या है, फ़लाँ के बारे में आपकी राय क्या है। अब जारी बात है मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस हूँ, लेकिन आई हैव टू गिव एन ऑनेस्ट फीडबैक। सो मैं कहता हूँ येस इनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बारे में ही कुड हैव सेड इनमें इतनी सारी गुड क्वालिटीज़ हैं, वी अंडरस्टैंड दैट, बट उन्होंने डील ब्रेकर सीधे सीधे बताया कि देखो अगर तो तुम्हारे साथ ये गुजारा करना मुश्किल है ना, फिर इस पे ये प्रॉब्लम है। वैसे वो बहुत अच्छा है, हाफिज भी होगा, कारी होगा, सब कुछ, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है। और दूसरी तरफ ये, सो आई थिंक आप एक होलिस्टिक किस्म की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करें। उसके अलावा बातचीत भी करके देख लें। आजकल तो वो पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं, वो भी करवा लें, ठीक है। वो 16 पर्सनालिटी टेस्ट भी चल रहा है। जो आप कर सकते हैं वो आप करें। अल्लाह ताला की शरीयत आपको नहीं रोकती इस चीज़ से। उसके बाद इस्तिखारा भी करें और अल्लाह पर तवक्कल करें और इंशाल्लाह कदम बढ़ाएं। सो अननेसेसरीली मैं समझता हूँ चीज़ों को डिले करना और बाल की खाल निकालना और वो करना भी थोड़ा सा एक्सेसिव हम हो जाते हैं। लड़कियां जो है ना, लड़कियों को तो बताया जाता है बार बार, बचपन से ही सुनना शुरू कर देती हैं, अगले घर जाना है, अगले घर जाना है, अगले घर जाना है, तुम्हारा क्या बनेगा। चाहे वो लड़की सुनती है या नहीं सुनती, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे ना शी इज गेटिंग ट्रेन्ड दैट आई हैव टू मूव टू अ डिफरेंट लाइफ, वहां पे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होंगे, डिफरेंट तरह के लोग होंगे, मुझे गुजारा करना होगा। लेकिन मर्द को ये नहीं बताया जाता, मर्द को ये नहीं सिखाया जाता। तो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं और उसमें लड़के हैं, उनके पेरेंट्स हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि अगर उनके मतलब किसी लड़के में ये उसको खुद फील होता है कि मेरे अंदर ये एंगर का चैलेंज है, तो वो कितना सीरियसली उसको ले, या मैं ड्रग्स पे हूँ, या मैं पॉर्न एडिक्शन में हूँ, या इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसपे लड़कियां परेशान हैं और वो कहती हैं कि भाई हम कैसे शादी करें। हम ये देख रहे हैं रोज बरोज ये बातें बढ़ती चली जा रही हैं। और इसी वजह से आप देखें कई दफा मैं ये कहती हूँ कि अगर मर्द कव्वाम बन जाए ना, तो शायद औरत जो है ना उसको फेमिनिज्म की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। मर्दों ने अपना रोल छोड़ा है तो फिर खवातीन जो है ना वो परेशान होकर कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं। दिस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट वी हैव टू एड्रेस। तो एक लड़के को क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं आई नो आपने कहा कि आपकी ऑडियंस ज़्यादातर फीमेल है। मेरी आदत ये है कि मैं जिस जगह पे भी टॉक देने जाता हूँ ना, तो आई ट्राई टू टेल देम व्हाट दे नीड, नॉट व्हाट दे वांट। सो फॉर एग्जांपल एक दफ़ा मुझे एक मस्जिद में उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे टॉक दें, और टॉपिक क्या था, नमाज की अहमियत और फजीलत। तो मैंने कहा मैं इस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो पहले नमाजी है। मैं आपको फील गुड नहीं देना चाहता। आई डोंट वांट टू मेक यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। एक और जगह पे मैं गया, उन्होंने कहा जी दावा ऑर्गेनाइजेशन थी, दावत पे बात करें। मैंने कहा मैं दावत पे क्यों बात करूं, मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक ऑलरेडी आपको पता है। सो आई एम नॉट गोना सिट हियर एंड यू नो मतलब गिव यू अ पैट ऑन द बैक, शाबाश वेल डन। मैं आपको वो दूंगा जो मुझे लगता है आप में प्रॉब्लम है। सो मैं अब आगाज, आपने कहा लड़के क्यों ऐसा होता है कि जी औरत को बताया जाता है कि तुम एडजस्ट करो, मर्द को नहीं बताया जाता। सबसे बड़ा कल्प्रिट पता कौन है? लड़के की माँ। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ क्यों है। लड़के की माँ जो है ना, उसके अंदर
इल्ला माशा अल्लाह, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने बचा लिया हो, वो खुद डबल स्टैंडर्ड्स का शिकार है। मैंने खुद अपने इन कानों से सुना एक खातून को ये कहते हुए कि वो कहती हैं कि जी मेरी जो बेटी है, जो अपने जो है ना वो अपने उसमें गई है, शादी होगी उसकी, तो माशाल्लाह जी इतनी वो लकी है ना, उसका हस्बैंड इतना केयरिंग है, इतना लविंग है। मेरी बेटी सुबह 11:30 बजे भी उठती है ना, तो वो उसको सुकून से रहने देता है। वो ऑफिस जाता है, काम करता है, एक उसको काम नहीं करना पड़ता, एक उसको चम्मच यहाँ से यहाँ नहीं करना पड़ता, शहजादियों की तरह रहती है, शहजादियों की तरह। लेकिन मेरी जो बहू है वो अल्लाह माफ करे, कमबख्त, वो 11 बजे उठती है, एक काम नहीं करती, अल्लाह उसको हिदायत दे, एक तो ये फला। तो ये डबल स्टैंडर्ड है ना। आप अपनी बेटी के लिए चाहते हो कि ऐसा एनवायरनमेंट हो, और फिर यहाँ पे ये, तो आप अपने बेटे के लिए भी ये चाहते हो कि मेरा बेटा जो है वो जिसको लेके आएगा नौकरानी बना के रखे, और इसको जो है मेरे बेटे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर यही वो माएँ होती हैं। मैं आपको बताऊं, शायद मैं 100 में से मैं 99.99% आपको बताऊंगा, जब मैंने केसेस डील किए हैं उसमें माएँ होती हैं जो बेटों के ऐप छुपाती हैं। बाप कह रहा था कि नहीं बेगम बता दो, अगर लोगों को बता दो कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये कमबख्त, इसको समझ आनी चाहिए वो, लेकिन माँ छुपाती है। क्या छुपाती है, मैं आपको जो है ना गिनवाना शुरू करता हूँ। नंबर 1, लड़का, यानी मैं आपको रियल बता रहा हूँ सिनेरियो जो ना विदाउट नेमिंग, लड़का इंपोर्टेंट है, केस पता चल गया था, माँ ने कहा कोई बात नहीं, शादी से ठीक हो जाएगा। यार आप क्या सोच रहे हो, आप क्या सोच रहे हो? मेडिकल डॉक्टर कह चुका है, आपको पता है इसके साथ प्रॉब्लम है, आप फिर भी शादी करवा रहे हो। क्या उस लड़की का राइट नहीं है कि उसको पता होता कि इसके साथ ये प्रॉब्लम था? क्या उसके पास राइट टू रिफ्यूजल नहीं था? क्या ये डील ब्रेकर नहीं था? आपको पता है आपका बच्चा ड्रग्स में है, आपको पता है, आप नहीं बता रहे, नहीं वो अभी नहीं बताना, वो शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगा, कभी कभार लेता है, कभी कभार। अच्छा फिर, अच्छा ये शादी हो जाएगी, खुश हो जाएगा, फिर नहीं। अच्छा फिर अब जारी बात है, उनको पता है मेरा बच्चा टेढ़ा है, इसको कोई दीनदार किस्म की लड़की चाहिए, क्योंकि नहीं 5 वक्त का नमाजी है, हालांकि वो 5 वक्त नहीं होगा, सिर्फ जुमे के जुमे नमाज पढ़ता है, और उसका कोई इरादा नहीं है वो करने का। अच्छा फिर ये कि नहीं मेरा बच्चा तो हिजाब और अबाया और ये बहुत पसंद करता है, हालांकि वो नहीं करता। वो पहली फुर्सत में कहेगा ये तुम्हारा जो निकाब है ना, ये तुम्हारा हिजाब है, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जब दोस्तों में जाता हूँ, सो देखें, ये अपने बच्चों के ऊपर पर्दे डालने छोड़ें। जब आप एक रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, आप प्लीज थोड़ा सा ओपनली बताएं, द अदर पार्टी डिजर्व्स टू नो। सो पहला सवाल का जवाब तो ये कि मैं माओं को दरख्वास्त करूंगा, खुदा रहा आप अपने बच्चों के ऐप इस तरह ना छुपाएं। यू आर नॉट डूइंग एनी सर्विस। लड़कों के ऐप, हाँ मतलब लड़कों के ऐप ना छुपाएं, जो चीज है बताने वाली वो बताएं, ताकि अगला बंदा भी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके। लड़कों को मैं ये कहूंगा कि देखें, एक लड़की को जब आप घर लेके आ रहे हैं, मैंने शुरू में भी जो कहा ना कि जब आप कहते हो कबूल है, तो आप कह रहे हो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं। मैं लड़कों को ये कहता हूं कि देखें, अक्सर मतलब यंगस्टर्स आते हैं, वो कहते हैं जी मैं 17-18 की एज में, जा भाई वो जो थोड़े से दीनदार होते हैं, हराम रिलेशनशिप नहीं करना चाहते, जा भाई हमने शादी करनी है, हमें बताएं हम क्या करें। तो मैं कहता हूँ क्या तुम अपना मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घर पे लेते हो? देखिए आपके पेरेंट्स, मैं कहता हूँ बेवकूफ़ नहीं है। अगर आप अपना बेडरूम नहीं संभाल सकते ना, तो आपने लड़की को क्या संभालना है आपका? अच्छा फिर आप ये कि आप सारा वक्त पबजी और फोर्टनाइट खेल रहे होते हो, आपने क्या किसी फैमिली को चलाना है? क्या आपने एक प्रोवाइडर और सस्टेनर बनना? आप नहीं कर सकते। अब्बा की गाड़ी चलाते हुए इतने हीरो बनते हो, और क्या अब्बा की गाड़ी रिपेयर कराते हो? क्या जाके मैकेनिक के पास ले जाते हो, ख्वार होते हो वहां जाके? अगर नहीं होते, फॉरगेट अबाउट मैरिज, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी हो और आपके पेरेंट्स आपके खैर ख्वाह, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, कभी कभार कोई ऊंच नीच हो जाती है, बट वो है खैर ख्वाह आपके, वो बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी शादी करा दें कि इस हालत में कि आप जो है ना वो अभी उसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं हो। तो अगर आप शादी करना चाहते हो, यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग रिस्पॉन्सिबल। आप अपने सारे काम करो, जो आपकी पढ़ाई है वो सही से करो। आप अम्मी को अम्मी मैं जरा बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो मुझे बताएं। अबू वो गाड़ी में कुछ आवाज आ रही थी, मैं ठीक करवा देता हूँ, आप मुझे बताएं। तो जब आपके पेरेंट्स देखेंगे ना कि आपका बेडरूम भी बना होता है, आपकी हर चीज भी इन ऑर्डर है, और आप फिर घर में बीमार है, आप उसको पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई केयरिंग एटीट्यूड। फिर अब जब आप कहते हो ना कि अबू मैं शादी करना चाहता हूँ, तो अबू आपके मुंह पे हंसेंगे नहीं। वरना क्या होगा, आप 18-19 साल की उम्र में आओगे, आपके अब्बा जान मैंने शादी करनी है, अब्बा जान ने कहका लगाना है जैसा कि बेटा तुमने अपना मुंह देखा है, तुम्हारा शादी वाला तो मुंह ही नहीं है तुम्हारा। सो द पॉइंट इज के द मैन हैव टू स्टार्ट एक्टिंग जो ना रिस्पॉन्सिबल। अल्लाह ताला ने ये देखें, ये एक दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से है कि आप निकाह करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आधा दीन कहा आपका। अच्छा इसमें एक और बात भी आ जाती है, जैसे देखिए कि मदर है ना, आपने मदर के रोल को डिफाइन कर दिया कि वो अपने बेटे के साथ क्या कर रही हैं, लेकिन ये हम देखते भी हैं कि एक सर्टेन एज तक तो मदर वो कर रही हैं और वो देख रही हैं और बच्चे को गाइड कर रही हैं। अब वो जब जवान होता है ना, तो वो रोल मॉडलिंग के लिए अपने फादर को देखता है। अच्छा, अब फादर वो बहुत सारे काम नहीं करते नजर आता। आजकल हम देखते हैं कि ओल्डर एज में आके जो हमारे मतलब फादर्स होते हैं वो बैठे हुए हैं, अब वो भी पबजी खेल रहे हैं।
और वो भी लगातार इंस्टा पे बैठे हुए हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। बहुत सी खवातीन जो हैं वो जो मिड लाइफ क्राइसिस और उसके बाद की बात करती हैं, कहती है मैं कहती हूँ उठो जाओ मस्जिद जाओ और बेटे को भी साथ लेके जाओ, वो कहते हैं कोई नहीं घर में नमाज पढ़ लेगा। या ये कि और इस किस्म के काम जो हैं वो अब बीवी को ही कह रहे हैं चलो तुम जा ही रही हो ना मार्केट तो ये जरा बिल भी जमा करा देना। बेटा ना अनसेट तरीके से वो पैटर्न्स भी अपने फादर से अडॉप्ट कर रहा है। तो फादर्स का क्या रोल होगा अपने बेटे की तरबियत में? फादर्स का रोल होगा बिजी हो जाए किसी काम में। देखिए असल में मैन जो है ना, एक मर्द, वो अपने आप को सुपरमैन समझ रहा होता है और वो इस बात में फख्र महसूस करता है। अच्छा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फ्रॉम अ साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मैन लव टू सर्व, मैन लव टू प्रोटेक्ट। ये मैन की नेचर में अल्लाह ने डाला हुआ है। मर्द को पसंद आता है कि मैं अपनी औरत का दिफा करूं, उसको प्रोटेक्ट करूं, मैं एक बड़ा बनूं घर का, मैं प्रोवाइड करूं, मैं लोगों को ला के दूं। ये मर्द की फितरत में अल्लाह ने डाला हुआ है। अच्छा जब एक बंदा अपने काम में लगा होता है और वो कमा रहा होता है, उसकी सेल्फ स्टीम भी हाई रहती है। अगर एक मर्द को ये फील हो रहा है कि मैं सुपरमैन हूँ और मैं सुपरमैन की तरह सबकी मदद करता हूँ, काम आता हूँ, हाथ बटाता हूँ वगैरह, तो वो अच्छा फील करता है। ही फील्स गुड सेल्फ स्टीम एंड दैट मेक्स हिम हैप्पी। जब एक मर्द रिटायर हो जाता है ना, तो वो सुपरमैन स्टेटस से उतर जाता है क्योंकि अब वो प्रोवाइड नहीं करता। अब वो क्या करता है, फिर वो खामखा घर में कीड़े निकालता है, ये नलका क्यों ऐसा चल रहा है, ये अब वो हेल्प करना, अपनी तरफ से वो सुपरमैन बनना चाह रहा है, लेकिन वो सुपरमैन बनना चाह रहा है लेकिन वो एक्चुअली नहीं बन रहा। तो लोग इरिटेट हो रहे होते हैं कि भाई आप हमारे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं, पहले तो आप नहीं करते थे, इसलिए नहीं करते थे कि मैं काम में मसरूफ था। तो मैं मर्दों से कहता हूं कि देखें, अच्छा बच्चा भी अगर बाप को रिटायरमेंट की एज में देख रहा है ना, तो उसको अपना बाप वो क्रैंकी एजी किस्म का बाप नजर आता है कि जो हर वक्त खामखा की चीज़ों में जो ना क्रिटिसाइज कर रहा होता है, अपने काम से काम नहीं रखता और इस तरह का एक लाइफस्टाइल देख रहा होता है। सो मैं समझता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप रिटायर भी हो गए हैं, प्लीज़ अपने आप को मसरूफ रखें, चाहे आप मस्जिद कमेटी के मेंबर ही बन जाएं, मस्जिद की रंग रोगन में ही टाइम लगा दें, कोई स्पोर्ट खेल लें, कोई अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार कर लें, कोई लोग मिलने मिलाने के लिए आते रहें, एटलीस्ट यू रिमेन बिजी। और इवन आपको पता है रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके पास होते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों में एंगेज करते हैं। जब बेटा बाप को इस तरह बिजी देखता है ना, तो वो भी फील करता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बाप बड़ा यूजफुल है। खाली यही बात नहीं है, कई मदर्स मुझे कहती हैं कि मेरा बेटा गालियां बहुत देता है। तो जब मैं उनसे कहती हूँ कि अच्छा आपने वही बात है, उसको अच्छी लैंग्वेज सिखाएं, उससे अच्छी तरह बातचीत करें, उससे कम्युनिकेट करें, वो कहती है कि मैं तो उसे बहुत कुछ कम्युनिकेट करती हूँ लेकिन बाप बहुत गालियां देता है। अब ये रोड रेज भी हमें नजर आता है, वो गाड़ी में ड्राइव कर रहा है, उस रास्ते में गालियां देता जा रहा है। तो मैं इस तरह की जो अखलाकी खराबियां उनकी तरफ भी, ये तो मेरे लिए तो नो ब्रेनर ही है, तो कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। जब हम लोग एक दीनी सेटअप की बात कर रहे हैं तो उसमें कैसे हो सकता है कि बाप अब्यूसिव है या गालियां निकालता है, या फॉर एग्जांपल वो कोई ड्रग्स, अल्कोहल, इस किस्म की कोई। देखें एक अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने कहा कि चिल्ड्रन मे और मे नॉट लिसन टू व्हाट देयर पेरेंट्स हैव टू से, बट दे हैव नेवर फेल्ड टू इमिटेट देम। सो रिमेंबर कि आपकी जो लर्निंग है ना, वो लर्निंग सबसे पहले होती है इमिटेशन से। दैट्स द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट ईजिएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, यू सिंपली इमिटेट। नंबर 2 होता है कि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है, आप बच्चे को कोई एक्सपीरियंस कराते हो। और लास्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग जो होती है वो फॉर्मलाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सो एक होता है कि फॉर एग्जांपल एक लड़की है ना, आप अगर वो अपनी माँ को देखती है घर में, उसने हिजाब की अबाया की है, वो 6 साल की लड़की जो है ना हिजाब अबाया शुरू कर देगी। रीजन बीइंग कि वो मामा को देखती है, वो मामा में से जो है ना मामा से करती है, वो देखती है कि मामा घर में बड़े रिलैक्स कपड़ों में होती है, जैसे कोई दरवाजा नॉक होता है मामा एकदम से चादर लपेट के आती है, हाँ जी कौन। तो उसको पता है कि माँ गैर महरम मर्दों के सामने एक और अटायर होता है, घर के अंदर एक और होता है। तो यू डोंट हैव टू से वन वर्ड, यू डोंट हैव टू से वन वर्ड। आपकी बेटी घर कैसे चला रही है, घर कैसे सलीके के साथ कर रही है। तो वो जो हमारी माँ कहती थी कि अगर तुमने लड़की को देखना, लड़की की माँ को देखो। सो पॉइंट वाज कि अगर वो जो इंग्लिश में भी कहते हैं ना, द एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री। सो अगर आप ऑलरेडी, बच्चे इमिटेशन से बहुत कुछ सीखते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो कहते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इमिटेशन से नेक्स्ट लेवल पे है, यानी छोटी है, कि जहाँ पे आप बच्चों को कुछ एक्सपीरियंस करवाते हो। आप कहते हो बेटा लेट्स गो टू एन ऑर्फनेज, आओ जाते हैं वहाँ पे कुछ चीजें बांटते हैं, वहाँ पे उसके अंदर एम्पैथी पैदा होती है। चलो बेटा किसी मैं तो वैसे कहती हूँ जनाजे पे जाएं ताकि रियलिटी ऑफ लाइफ भी पता चले उनको, मुस्लिम मैयत के लिए इन्वॉल्व करें। नहीं, कोई बीमार है, बच्चे को ले जाके आप देखते हैं कि एक बंदा जब हेल्पलेस होता है तो फिर उसके लिए हम उसको कैसे हम उसकी वो करते हैं। ये जो मामाज बॉय बन जाते हैं, इनका क्या करें? क्योंकि कभी कभी ऐसा रिश्ता आता है जिसमें बताया जाता है कि जी 4 बहनों का इकलौता भाई है या है ही एक, या ये कि ये वाला बच्चा जो है ना, हमें ये इत्तला मिली है कि अपनी मदर के साथ बहुत अटैच्ड है। और हमने ऐसे देखा है कि जहाँ पे इस किस्म की कोई इंडिकेशन मिल रही होती है ना, शादी के बाद भी क्या हो जाता है कि वो अपनी माँ को जाके हर बात बताता है। ये बहुत सी बच्चियों ने मेरे से बात की है, वो बहुत परेशान है। वो कहती है कि जो हमारी अपना जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसकी डिटेल्स भी मेरी मदर इन लॉ को पता होती है, क्योंकि वो अपनी अम्मा को बैठ के हर बात बताता है। अब हमने ये खाया, अब हमने ये बात की, अब हमने इस तरह का जो भी मामलात हैं हमारे वो सारे चलें।
तो वो कहती है कि ये चीजें ना मुझे बहुत इनसिक्योर करती हैं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करूं। आई थिंक टू स्टार्ट ऑफ मैं तो ये कहूँगी कि देखें, जब हम एक सिचुएशन अराइज हो जाती है और उसके अंदर जब हम सॉल्यूशंस ढूंढने निकलते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट वेरी एप्लीकेबल एज पर सिचुएशन। मैं समझती हूँ कि ये एक पूरा घर का सिस्टम है जिसने आगे रेप्लिकेट होना है। मेरी शादी हुई, अब मैं माँ बनूंगी, बीवी बन गई हूँ, राइट, और बहू बनूंगी। मैं समझती हूँ कि जो हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, जो एक घर का माहौल की तरबियत सिखाता है, दिस इज एन ऑन गोइंग लर्निंग जो रहनी चाहिए। जैसे आप एक माँ और बाप के रोल में आते हैं तो खावंद और बीवी के रिश्ते की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है वो माँ बेटे और माँ बेटी के अंदर भी वो रेप्लिकेट होंगी, वो नहीं हो सकती हैं। रियलिस्टिक अप्रोच में रहना और रियलिटी के अंदर रहना कि कल को जब उसकी शादी होगी तो फिर मुझे थोड़ा सा हटना पड़ेगा, तो मैं कैसे खड़े खड़े हटूंगी, या मैं पहले से ही वो पैराडाइम सेट कर लूं कि उसकी भी स्पेस प्राइवेसी की रहे, जिसमें उसने कुछ चीजें सिर्फ बीवी की हद तक रोकनी है, माँ तक नहीं लानी, और कुछ चीजें हाँ जहां उसने माँ बाप के साथ मशवरा करना है जो हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। लेकिन वो लाइन ड्रॉ करना कहाँ से शुरू होगा? अब तो वो मामाज बॉय बन चुका है ना। आज अगर अब हम उसको कहते हैं कि प्लीज स्टॉप बीइंग मामाज बॉय, ही इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑल हिज लाइफ ही वाज treated like that. So I feel, मेरी तो बड़ी इसमें एक strong मेरी recommendation है कि family life को study किया जाए। एक माँ बाप का रोल मॉडल बनना वो इतना आसान नहीं होता। और आप देखिए पीछे से जो हम लोग बचपन से अपने घरों से चीज़ें देखते हुए आके जब हम पेरेंटल रोल में आते हैं, कुछ लोग पिछली बुराइयों को पीछे छोड़कर आते हैं और कहते हैं नहीं हमने बेहतर बनना है, और कुछ लोग कहते हैं हमने रेप्लिकेट करना है। दोनों में आपको प्रोज एंड कॉन समझने पड़ेंगे। और मैं समझती हूँ कि इस्लामी माशरे के अंदर रहते हुए खावंद और बीवी को जितनी प्राइवेसी दी गई है शायद ही किसी रिश्ते में दी गई है। आपको पता है बच्चियों के लिए तो यहाँ तक हदीस का मफहूम आता है कि वो अपने शौहर का कहना माने, यहाँ तक कि अपने वालिदैन का ना माने, राइट? तो मामाज बेबी बॉय के लिए भी तो सेम अप्लाई होगा ना, कि वो भी ना जाए अपने पेरेंट्स के पास जो बातें उसकी बीवी के लिए हैं, राइट? और तीसरी बात यह है कि as parents, I think, before your children go into the marriage life, कुछ चीज़ें मैं तो समझती हूँ अब तो वो ज़माने आ गए हैं, प्लीज़ टेबल पे बैठे और कुछ चीज़ों को कर लें डिस्कस। जैसे हम चेक लिस्ट की बात कर रहे हैं लड़का लड़की की, आप मुझे सच्ची बताइए किस घराने में शादी की तैयारियों में क्या जोड़ा, क्या जूती, क्या पार्लर और क्या एक्सेट्रा के अलावा मुझे बताइए हम में से नेचुरली कितने पेरेंट्स बैठते हैं अपने बेटा बेटी को लेके कि बेटे अब तुमने आगे ज़िंदगी गुजारनी कैसी है और हमारा और तुम्हारा ताल्लुक किस हद पर किस उसमें रहना चाहिए। देखा कहते हैं अब लग पता जाएगा, और बच्चा और बच्ची सोच रहे थे क्या लग पता जाएगा, क्या मुझे लगता है हमने ससुराल को भी ड्रैकुलास बना दिया है। हमने फैमिली लाइफ मैरिड लाइफ के ऊपर इतना मजाक है, इतना मजाक एंटरटेनमेंट बना लिया। हालांकि मैं समझती हूँ दिस वाज सच अ सीक्रेट रिलेशनशिप, इसकी रिस्पेक्ट ऑनर और इसकी जो मैं कहती हूँ एंजॉयमेंट थी उसका तो मजा ही कुछ और था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली तो मैं समझती हूँ इसके ऊपर भी पेरेंट्स को बैठ के शुरू से अपने बच्चों के साथ, और ये नहीं कि ससुराल में जाके तुम्हारा क्या बनेगा और बीवी आएगी तो तुम्हें लग पता जाएगा। आपने एक अच्छा इंसान बनाना है, आप औलाद चाहते हैं आपका सदका जारिया बने, तो क्या उसमें फैमिली लाइफ नहीं आती? फिर रिस्पेक्ट दोनों एंड्स पे जरूरी है। ये बताइएगा अफशां के ये जो हमने इतनी बड़ी बात की, डील ब्रेकर्स हैं और चेक लिस्ट है और सब कुछ है, तो क्या गारंटी है कि जो कुछ आपने शादी से पहले चेक किया है उसमें से कोई जो इशू है वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा? एक वो जो आई थिंक सूरह निसा की है, ये गालिबन आयत नंबर 19 होगी, फ़इन करहतुमुहुन्ना फ़असा तकरहु शैअ व यजअलल्लाहु फ़ीही खैरन कसीरा। हो सकता है कि तुम किसी एक बात को नापसंद करो और फिर ये हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए किसी और चीज़ में या उसी चीज़ के थ्रू तुम्हारे लिए खैर रख दे। हो सकता है मेरी चेक लिस्ट में सारी चीज़ें जो मैंने चेक करी वो मुझे गो अहेड दे रही हैं, यस एक्सेप्ट, लेकिन जब रियलिटी खुलती है तो हो सकता है वो चेक लिस्ट में से बहुत सी चीज़ें फेल हो जाएंगी, नहीं होंगी। और हो सकता है कि चेक लिस्ट में से 10 में से 6 लग रही थी लेकिन वो ऐसी मेजर नहीं थी एंड यू स्टिल वेंट अहेड एंड पता चला वो तो बहुत अच्छी साबित हुई हैं। सो वन थिंग इज़ कि तवक्कुल अल्लाह पर
एंड कदर अल्लाह में बिलीव करना, दैट इंसान एक प्लानिंग के साथ चलता है एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन एंड एक्सिक्यूशन वो उन चीज़ों को अप्लाई करने की और सीखने की कोशिश करता है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो ना हुआ तो फिर मैं क्या करूँगा. तो इसीलिए मैंने देखा है कि इस रिश्ते में जो एस्पेक्ट ऑफ जो मवद्दा है कि तुम एक दूसरे से सकून हासिल लितस्कुनु इलैहा, और दूसरा मवद्दा का जो लफ्ज़ है उसमें और रहमा, तो सैक्रिफाइस का आना, गिव एंड टेक का रहना, और फिर पॉजिटिव एटीट्यूड. मुझे लगता है हमारे यूथ में पॉजिटिव एटीट्यूड की भी थोड़ी सी कमी है और हम बदगुमानी पे जल्दी चले जाते हैं और जो पॉजिटिव्स होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं और नेगेटिव्स को हाईलाइट करने लगते हैं. मैं समझती हूँ दोनों मियाँ बीवी के अंदर अगर ये स्पेसिंग होगी और अगर कुछ चीज़ें चेकलिस्ट के बरक्स हो भी गई हैं, सो गिव इट टाइम टू डिजॉल्व, गिव इट टाइम टू मे बी इट को. बट देन अगर आपने पहले से ही ठान लिया कि अगर चेकलिस्ट में से 4 चीज़ें नहीं निकली तो मैंने अपना बोरिया बिस्तरा पैक कर लेना, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू देन सेटल. अच्छा, ये भी बताइएगा कि जैसे चेकलिस्ट के लिए या उन चीज़ों को काम करने के लिए हम फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और हम ये कहते हैं वली का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमें बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी नज़र आती हैं जो कि या तो सिंगल पेरेंट फैमिली है और उसमें कोई है नहीं, कोई मर्द नहीं है. अच्छा, बाकी फैमिली के मर्द जो हैं वो भी बस कैजुअल से रहते हैं, जैसे बच्चियां हैं और सिर्फ मदर हैं. वो अब कैसे ये सारा कुछ चेक करेंगी एक लड़के को जब उसकी बेटी के. मैं समझती हूँ जब आपके पास वाकई कोई ज़राए नहीं है, आपके फार डिस्टेंट रिलेटिव्स में भी ऐसे मर्द नहीं हैं, आपके कोई नेबर्स में से भी ऐसे मर्द नहीं हैं, तो फिर आपको इस रोल में मर्द बनना चाहिए. और फिर आप निकल के जो अपने पैराडाइम्स के अंदर रिसर्चेस कर सकते हैं, जिन लोगों के बारे में उन्होंने आपको बताया है, उससे बढ़कर 1-2 और कॉन्टैक्ट्स निकालने की कोशिश करें. आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है, क्योंकि जब एक औरत के पास वो जरिया ही नहीं है कि वो किसी मर्द के ऊपर डिपेंड करे, और ये हमारे माशरे में कोई नई चीज़ नहीं है. सिंगल पेरेंट हो बहुत सुनने में आ गया है, भाई नहीं है घर में, वालिद फौत हो गए हैं, और ये चैलेंजेस तो रहेंगे, मेरा ख्याल से आगे भी बहुत ज़्यादा आएंगे. तो मैं समझती हूँ इस पार्ट पे मदर शी विल हैव टू प्ले द रोल. यू कांट से कि जी क्योंकि अब हम औरतें हैं तो हम पर इन्वेस्टिगेशन आती ही नहीं है. अपने पैराडाइम में रहते हुए जो आप कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए. अच्छा ज़िया, ये बताइएगा मेंटल हेल्थ पे थोड़ी सी बात करते हैं. लड़के भी और लड़कियां भी, हमें बहुत से बच्चे नज़र आते हैं जिनको मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस हैं, कोई डिप्रेशन है, कोई एंजाइटी है या और इस किस्म के हैं, एंड समटाइम दे आर गोइंग फॉर कंसल्टेशंस, या ये कि वो मेडिकेशन ले रहे हैं. अब रिश्ते की जब बात चल रही है तो अगर आप शुरू में बता देते हैं कि जी इसका तो ये मसला है, तो वो तो रिश्ता कोई भी नहीं करेगा. कई दफ़ा बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बच्चियां होते हैं और वो अपने आप को डेवलप भी कर रहे होते हैं और उसमें से बाहर भी निकल आते हैं. किस स्टेज पे मेंटल हेल्थ की बात को डिस्क्लोज करना चाहिए और किससे करना चाहिए? क्या फैमिली को बताना चाहिए, या जब लड़का लड़की आपस में बात करें तो उनको आपस में कंसल्ट कर लेना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल की नस्ल आपस में बात करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल है कि वो एक दूसरे को बताते हैं, दूसरा अंडरस्टैंड कर लेता है. पेरेंट्स नहीं अंडरस्टैंड करते. सो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक तो मैं इसके प्रीएम्बल में ये कहूँगा कि जो भी ऐब आपके ऐसे हैं जो आप छोड़ चुके हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है. तो अक्सर मुझसे लड़कियां या लड़के पूछते हैं कि मेरा एक पास्ट अफेयर था, वो मैंने ख़त्म कर दिया, मैंने तौबा कर ली, आई हैव मूव्ड ऑन, देयर इज़ नथिंग गोइंग ऑन, शुड आई डिस्क्लोज दैट टू माय फ्यूचर स्पाउस? मैं कहता हूँ डोंट डू इट, क्योंकि अगर आपके गुनाह पे पर्दा डाल के और आप तौबा करके आप मूव ऑन कर चुके ना, लेकिन जो आपका पूछते हैं, मैंने कई दफा देखे हैं, वो पहले पूछते हैं कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप है, अच्छा पास में था, आप इनकार करते हैं आपके नहीं था, क्योंकि अपने यानी ये वही वाला मामला कि अगर आप पूछता भी है कि आपने कभी ड्रग्स लिए, आपको नहीं लिए, क्योंकि आप छोड़ चुके हो, यू हैव मूव्ड ऑन, यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर. सो आपको अपने आप को खामखा इनक्रिमिनेट करने की जरूरत नहीं है. तो गुनाहों पे पर्दा डालना ही ठीक होता है, अपने हो या किसी और के हो, अनलेस की कोर्ट ऑफ लॉ में आप जा रहे हैं. लेकिन जो गुनाह आपका ऑन गोइंग है ना, वो बताना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा कहता है कि आप सिगरेट पीते हैं, वो कहता है जी मैं नहीं पीता, लेकिन वो पीता है और छोड़ने का मूड भी नहीं है. जिस तरह एक खातून ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि जी उनके हस्बैंड से जब पूछा गया कि आप अल्कोहल या कोई और इंटॉक्सिकेंट्स में तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं मेरा बच्चा तो, वो आंटी ने कहा बहुत अच्छा बच्चा जी, तो बिल्कुल कोई भी नहीं. लिटरली ऑन द वेडिंग डे, जब वेडिंग डे के बाद वो घर जाते हैं तो ही ओपन्स अप अ बॉटल ऑफ शैम्पेन. सो उन्होंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा ये सेलिब्रेशन तो नहीं, आप तो मतलब शराब कहाँ से निकले? उन्होंने कहा कि तो आपको नहीं पता? तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी अम्मी ने तो एक्सप्लिसिटली कहा कि नहीं है. उन्होंने कहा नहीं अम्मी को क्या पता. एंड देन ही सेड कि वो पता चला कि प्रॉपर अल्कोहलिक थे. खैर एनीवे, सो नाउ कमिंग टू द मेंटल हेल्थ इशू. अब मेंटल हेल्थ में ये है कि अब आपका डिपेंड करता है किस लेवल का मेंटल हेल्थ इशू है. अगर तो फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ जिस तरह नॉर्मल, जिस तरह आजकल रूटीन में
हर दूसरे बंदे को मेंटल हेल्थ इशू हुआ है और इट्स काइंड ऑफ लाइक कूल नाउ कि अगर आपका कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, बल्कि आजकल की जो आपकी जेन जी और जेन अल्फा अब आ रही है, ये तो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी अच्छा किसी को बड़ा अजीब समझेंगे जिसको मेंटल हेल्थ इशू नहीं होगा कि आपको कोई नहीं, हाउ वियर्ड यू आर, क्या नहीं होना चाहिए, कुछ बताओ हाउ सैड, कोई ADHD होगा, कोई बाइपोलर हो गया, कोई स्किज़ोफ्रेनिक होगा, कुछ तो होगा तुम्हारे साथ। सो बहरहाल ये कुछ लोग कहते हैं आई हैव एंजाइटी, आई हैव डिप्रेशन, सो अ लॉट ऑफ पीपल मिसडायग्नोज देमसेल्व्स। अच्छा चलो अगर कोई डायग्नोज हो भी गया और उसका पता है कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है और ये चीज ऐसी है कि कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो वो फिर मैं समझता हूँ कि स्पाउसेस, पोटेंशियल स्पाउसेस आपस में डिस्कस कर लें, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं ना अनफॉर्चुनेटली वो किसी मेंटल हेल्थ इशू को भी ना पागलपन के साथ इक्वेट कर देंगे। अच्छा ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है ये तो पागल होगी, ये साइकियाट्रिस्ट के पास ये तो पागल है, यानी आप क्योंकि ना वो एक नुआंस होता है कि यहाँ यानी अमेरिका वगैरह में और यूरोप में अगर आप देखें तो हर दूसरे बंदे का कोई श्रिंक होता है, यानी कि जी आई गो टू माई श्रिंक फॉर काउंसलिंग एंड थेरेपी, वो बड़ा नॉर्मलाइज कर चुके हैं इस चीज़ को, और इवन बच्चे भी जाते हैं काउंसलर्स के पास जाते हैं, मेंटोर्स के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, सो वहाँ ये चीज़ नॉर्मलाइज है। यहाँ पे अभी तक पाकिस्तान में कोई बंदा कभी कहना कि जी मेरी साइकोलॉजिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है, वो बजाते खुद एक टैबू है, तो उनको लगता है कि यकीनन इसका कोई दिमाग खराब हुआ है, इसलिए। तो आई थिंक जो यानी स्पाउसेस हैं वो बात कर लें और इस तरह की चीज़ें पहले से हेड्स अप दे दे, देखिए योर स्पाउस एटलीस्ट डिजर्व्स टू नो इफ यू आर बैटलिंग विद सम काइंड ऑफ इश्यूज, अगर तो वो हैंडल कर सकता है बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं कर सकता तो पहले बता देगा जी मेरे अपने बड़े इश्यूज चल रहे हैं, मैं अपने आप को संभालूं या आपको संभालूं, मेरे लिए फिर पॉसिबल नहीं होगा, सो वी शुड बी ओपन एंड फ्रैंक अबाउट दैट। अच्छा ये बताएं कि जो जैसे होता है ना हम किसी से बात करते हैं, ये हमारा टिपिकल सिनेरियो है, वैसे हम इतनी बुराइयां भी कर लेंगे, लोगों के बखिए उधेड़ देंगे, लेकिन जब कोई आके पूछता है कि जी वहाँ हमारे रिश्ते की बात चल रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे, हाँ अच्छे हैं, ठीक हैं। कोई पूछे कोई बात आपको लग रही है, यू साउंड लिटिल रिलक्टेंट, बताते नहीं है। और बाद में ना जब कोई मंगनी टूटे, रिश्ता टूटे, तो कहते हैं मुझे तो पता था, मुझे अंदाजा था, मुझे लग रहा था ये बड़ा मुश्किल होगा। और वो लोग घर वाले कहते हैं कि भाई ये पहले क्यों नहीं इन्होंने हमें बताया। What will be the responsibility and role of such a person ना, और हम इस रोल में आकर क्यों डरते हैं सही बात करते हुए, और कैसे बात करनी चाहिए। एक तो पहले ये अमानत में खयानत होगी कि अगर आप एक बंदा आपसे मशवरा ले रहा है और आप उसको गलत मशवरा दे रहे हो, या नोइंग फुली वेल द सिचुएशन आप नहीं बता रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने ओपनली बता दिया। हमारे यहाँ थोड़ा माशरे में लोग डरते इसलिए हैं कि उनको लगता है कि अगर उनको पता चल गया कि हमने उनके बारे में कहा, क्योंकि लोगों के पेट में बात नहीं रहती, लोग बता देते हैं जी हमें, वो उसी टाइम पे बता देंगे। मतलब होता आमतौर पे ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर किसी के बारे में पूछा है और एक शख्स फॉर एग्जांपल मुझसे आपने पूछा कि जी फलां के बारे में आप बताएं, मैं इसलिए डर रहा हूँ कि मैंने अगर आपको बता दिया ना, तो आपने वर्बैटम मेरी बात बतानी है कि वो राजा ज़िया-उल-हक साहब ने तो आपके बारे में बड़े बुरे अल्फाज कहे हैं कि आप तो कंजूस भी हैं और आप 2 नंबर इंसान हैं और आपका ड्रग्स का बिजनेस है, तो वो मेरे गले पड़ेंगे उल्टा। तो मैं कहता हूँ भाई मुझे आप बैल मुझे मार करने की जरूरत नहीं है, हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और लोग की रिपोर्ट है, वो फिर आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे अंदाज में बताना चाहिए, और जो बंदा किसी से बात कर रहा होता है वो भी ये जाने कि ये दोनों के बीच में एक अमाना है, एक ट्रस्ट है। आप किसी की बात, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप तरीके से चलें। देखिए पूरा अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, वो सब मसला पता कहाँ आता है, जब इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता तो पूरे माशरे की धज्जियां जो है ना उड़ा दी जाती हैं। हमें कोशिश करना है कि हम हर चीज में, हर एस्पेक्ट में दीनी जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके आए, तब जाके हम वो अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप्स को फॉस्टर कर पाएंगे। इसमें मैं कवल एक ऐड करना चाहूँगी, समटाइम्स लोग डेफिनेटली इस पॉइंट को मिसयूज भी करते हैं। आई रिमेंबर देयर वाज अ केस, समवन केम, और किसी इसी तरह बच्ची का रिश्ता चल रहा था, एंड वन लेडी केम एंड सेड बट डू यू नो द बॉय इज टर्निंग एथियस्ट। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा नो वी हैव रिसेंटली हैड अ वेरी बिग टॉक विद हिम एंड वी हैव कंक्लूडेड दैट ही इज टर्निंग एथियस्ट एंड द पेरेंट्स डोंट नो एनीवे, वो द शादी वेंट अहेड और बाद में द बॉय वाज नॉट एथियस्ट। अच्छा, कई दफा ऐसे भी लोग होते हैं ना, ये भी बैकफायर्स हो जाते हैं। प्लस ये कि मैंने देखा है कि वो लोग ये भी समझते हैं कि ये हमसे जलते हैं, तो ये इसमें एक ऑनेस्टी का फैक्टर हमारे माशरे से स्लोली एंड ग्रेजुअली इतना मिसट्रस्ट की तरफ चला गया है कि बताने वाला भी डर रहा है, और अगर आप बाजुकात बता भी दें तो ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नहीं ऐसी तो बात नहीं है, फिर इंसान बाजुकात वहां भी शक का शिकार हो जाता है। तो आई थिंक इसमें ऑनेस्टी जो है ना नीड्स टू प्ले अ वेरी बिग रोल। आप जिससे पूछ रहे हैं वो उसकी भी ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है, ऑथेंटिसिटी आप क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा ये शाम बताएं कि कई दफा ऐसे होता है कि आपको रिश्ता बिल्कुल ठीक लगा और अब मंगनी होगी या निकाह हो गया, उसके बाद लड़का लड़की थोड़ी लिबर्टी ले रहे हैं, कोई बातचीत कर रहे हैं, कुछ चिट चैट, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके पास है, थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन इनकी हो जाती है। अब उसमें लड़की जो है या लड़का, ज़्यादातर लड़कियां हमारे पास जो आती हैं वो रेड फ्लैग को पिक कर लेती हैं। मसलन लड़का
ऐसी डिमांड्स उससे करता है, ये करना है, गुस्सा करता है या कोई और इस तरह का बिहेवियर देता है, तो अब वो परेशान है। और अगर वो अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले उसको ये प्रेशर देते हैं कि बेटा अब क्योंकि मंगनी हो गई है, निकाह हो गया ना, अब चुप कर जाओ, अब बस बर्दाश्त करो। और वो उनका जो रिलेशनशिप में वो ब्रीचेज हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं। इस वक्त क्या करना चाहिए? आई वुड से फिर वही बात आती है कि दिस इज अगेन अ कल्चरल कन्फ्लिक्ट आ गया यहाँ पर। पहले क्योंकि डायरेक्ट निकाज होते थे और बाद में अगर कोई मसा आ भी जाएंगे तो वो उनको पता है दे विल मूव ऑन। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे निकाह के बाद के जो डिलेमाज हैं वो कोई फेस नहीं करना चाहता, तो इसलिए मंगनी का ऑप्शन आ गया कि यू फील सेफर कि आपने मंगनी कर ली, और अगर फिर खुदा ना खास्ता जैसे आप कह रही हैं कोई ऐसी चीज़ें सामने आ गई तो ब्रेकिंग डाउन इज़ बेटर रादर देन ब्रेकिंग डाउन आफ्टर द निकाह। इस सिचुएशन में देन डेफिनेटली आई थिंक अ सिंसियर एडवाइस वुड बी कि अगर मंगनी हो भी गई है और रेड फ्लैग्स खड़े होने शुरू हो गए, दे शुड बी ब्रॉट आउट। और अगर उनमें हकीकत है, वो वेरीफाई हो गए हैं, सो इट्स बेटर टू कॉल इट अ डे rather than के बाद में फिर वो जो अगली सिचुएशन ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं इसमें। और लड़कियों को मैं आजकल तो खैर कुछ केसेस में तो लड़कियां बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, वो आके डिस्कस भी कर लेती हैं, वो बल्कि खुद ही अपना फैसला कर लेती हैं कि आई डोंट वांट टू मूव ऑन, दीज रेड फ्लैग्स आर इनफ फॉर मी टू कॉल इट ऑफ। सेम गोज फॉर द बॉयज। आई रिमेंबर इन अ केस, वो बच्ची जो थी उसने, ठीक है, उसने शादी के बाद हस्बैंड को बताया मेरे साथ ये मेंटल इश्यूज हैं, बट आई एम सॉरी मेरे पेरेंट्स ने मना किया था नहीं बताना, बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली फर्स्ट सेकंड डे के अंदर वही वाक़या। अब क्या वही सिचुएशन अगर मंगनी के बाद होती तो फिर लोग कहते हैं कि ये बेटर ऑप्शन था बैकआउट करने का बनिस्बत की पूरी शादी के बाद आपने बैकआउट किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। रेड फ्लैग्स की हम बात करते हैं और आप देखिए कुछ ना ये हाइप्ड अप वर्ड्स भी बन गए हैं, टॉक्सिक, नार्सिसिस्ट और रेड फ्लैग्स। क्या हम ये तो नहीं करें कि ऐसी टर्मिनोलॉजी को यूज़ करके जब हम रिश्ते देख रहे हैं और रिश्ते बना रहे हैं, हम टू मच परफेक्शन में चले जाते हैं और उसकी वजह से अच्छे खासे जो रिश्ते हैं वो हाथों से निकल रहे हैं और रिश्ते बनाने के बजाय हम रिश्ते तोड़ने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। पहले ये सोच के बैठते हैं कि इतना क्रिटिकल किस्म का टफ इंटरव्यू होना है कि बस फारिग ही करना है। सही। आई थिंक कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोगों ने कोई जार्गन पकड़ लेते हैं, फिर हम उसको बहुत ज़्यादा लूसली अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। किसी बंदे ने थोड़ा सा भी आपको कहते कि जी मेरे पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, हालांकि आप टॉक्सिक का मतलब भी नहीं समझे। अगर अबू ने आपको किसी जगह पे जाने से रोक दिया तो अबू टॉक्सिक नहीं हो गया अचानक से, कि अम्मी ने अगर कह दिया बेटा बर्तन धो दो तो अम्मी टॉक्सिक नहीं हो गई। यू शुड बी डूइंग दीज थिंग्स, राइट? सो आजकल के ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम जरा बहुत लूसली इन टर्म्स को यूज करते हैं, और फिर जी मेरी फलाना भी हमारे फैमिली में नार्सिसिस्ट है, ये भी नार्सिसिस्ट है, हस्बैंड में मुझे नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज नजर आ रही हैं, ये भी रेड फ्लैग है। अच्छा, कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ होता है कि पूरी स्टोरी बता के कहा जाता है वो है ना नार्सिसिस्ट, आपको नजर आ रहा है ना, आपको लग रहा है ना ये बाइपोलर है। मैं कहूँ देखिए ये डिसीजन तो कोई साइकोलॉजिस्ट लेगा प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ। नहीं आप मुझे बताएं, कोई शक हो रहा है ना आपको, और वो पीछे पड़ते हैं कि फिर वो कोट करेंगे कि जी हमने डॉक्टर कमल से पूछा था या राजा ज़ियाउल साहब से पूछा था और उन्होंने कहा था कि ये हैं वो। बिल्कुल है। अच्छा, वो वही बात है ना कि अगर आप किसी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन या वो पढ़ते हो ना कि डिजीज के सिम्टम्स क्या हैं, हर बीमारी आपको लगता है आप में है, ये भी एक डिसऑर्डर होता है। तो वही बात है, आपने अगर पढ़ लिया ना नेट पे नार्सिसिस्ट की क्वालिटीज क्या होती हैं, आपने कही तो सारे मेरे अब्बा जान में, ये सारे मेरी अम्मा में, ये तो वो सारे नार्सिसिस्ट। तो आप जो पढ़ेंगे आपको लगेगा यही मर्ज इनमें। अच्छा, मसला इंटरेस्टिंग बात ये, आप अपने में नहीं देखोगे, आप दूसरों में नजर आएंगे। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर कहा दर्स और तदरीस की महफिलों में भी ना जब हम जाते हैं हम कहते हैं काश मेरी फूफो यहाँ बैठी होती, ये इनके लिए ये बड़ा जरूरी था। देखिए हम हमेशा एक्सटर्नलाइज करते हैं चीजों को, अपने ऐब नहीं देखते। हालांकि हमारे उलमा कहते हैं अपने ऊपर सख्ती करो, दूसरों पे नरमी इख्तियार करो। अपने ऊपर डंडा जो है ना अपने ऊपर सर पे बरसाओ कि मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं नमाज टाइम पे क्यों नहीं पढ़ा। दूसरों को जो है ना उसने जन दो, कोई बात नहीं, बेचारे से ये हो गया होगा वो हो गया होगा। सो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि जब हम लोग किसी की भी इंटरव्यू की बात आती है और ऐसा की चीजें आती है, आई थिंक हमें थोड़ा सा अपने आप को ना वो जो अभी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग वेडिंग प्लानिंग तो करते हैं, मैरिज प्लानिंग नहीं करते। हमें पहले से पता होना चाहिए और घर में ये कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि बेटा अगला बंदा कोई फरिश्ता नहीं होगा, ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आपने फरमाया कुल्लू बनी आदम खताउन, हर इब्ने आदम खताकार है। सो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, ये हम आपको पहले से बता रहे हैं। वो कोई परफेक्शन कभी भी नहीं होगी। यू हैव टू एडजस्ट, ही हैज टू एडजस्ट विद यू, यू आर नॉट आल्सो परफेक्ट एंड ही इज आल्सो नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट। यू हैव टू एडजस्ट विद ईच अदर। बट आप ये देखो कि क्या ये उस एक्सेप्टेबल रेंज में चीजें आ रही हैं कि मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल नखरे भी बर्दाश्त है,
गुस्सा भी बर्दाश्त है, चलो जी कभी कभार वो नाराज हो जाती है, ये भी बर्दाश्त है, चलो ये कभी कभार बच्चों पे सख्ती करती है, ये भी बर्दाश्त है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो लॉयल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अगर वो डिसोबीडियंट और डिफाइंट हो जाती है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवन दीस टू। अगर वो डिफाइंस करती है, नॉट एक्सेप्टेबल। अगर वो फलां चीजें करती है, मेरी इजाजत के बगैर लोग घर में आ रहे हैं, नॉट एक्सेप्टेबल। सो ऑन द अदर हैंड अ गर्ल कैन से, अगर मेरा हस्बैंड मुझे कहीं भी बू भी आ गई ना कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है, दिस इज अ डील ब्रेकर। अगर मुझे पता चला कि ये किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जो है ना इन्वॉल्व है, दैट्स अ डील ब्रेकर। अच्छा, यहाँ पे भी ये मुझे भी यहाँ पे भी मैं आपको रोकूंगी। ये जो आप कह रहे हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, वो नहीं है। वो क्या करते हैं, सारा दिन बैठे हुए चैटिंग कर रहे हैं, और चैटिंग करते करते जब वाइफ कहती नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये तो वैसे ही थोड़ी देर के लिए मैं ना रिलैक्स कर रहा हूँ, असल में तुम ही हो मेरे पास, इसका क्या किया जाए? ऐसे में ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आंखों का भी ज़ना होता है, कानों का भी ज़ना होता है, और एक जिस्म का भी ज़ना होता है। तो आपने भाईजान अल्लाह को जवाब देना है। आप बेशक बीवी को आप चिकनी चुपड़ी बातें करके आप कह लें नहीं ये तो कुछ नहीं है, ये तो रिलैक्स है, वो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो हिसाब लेगा। तुम्हारी आंखों का भी सवाल होगा, तुम्हारे हाथों का जो है ना सवाल होगा, तुम्हारे कानों का जो है ना सवाल होगा, तुम्हारी ज़ुबान का भी सवाल होगा कि तुम किससे क्या बातें करते रहे, क्या चैट करते रहे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी गालिबन मैं आपको बताऊँ कि एक मेरे पास केस आया था जिसमें खातून जो थी वो जानती थी कि उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, मल्टीपल अफेयर्स चल रहे हैं, और उनको ये था कि बस अब मैंने जो है ना, वो बच्चे भी हो चुके हैं, सब कुछ है, तो हस्बैंड जो है वो अब्यूसिव भी हैं, सारा मामला है, कमाते शमाते भी नहीं है, खुद कमाती थी। तो उनको था लेकिन मैंने अगर डिवोर्स की तरफ मैं गई तो वो लोग क्या कहेंगे कि देखो इसकी तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं थी। तो मैंने कहा फिर आप भुगतें मेरी, जो मैं और क्या कहूँ आपको, भुगतो फिर। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उलमा के पास जाएं, अपना केस डिस्कस करें, खुला का ऑप्शन आपके पास है इस केस में। अगर आपका वाकई में केस इतना ख़राब हो गया है और आपके वो सारे डील ब्रेकर्स जो थे वो चेक ऑफ हो चुके हैं कि ड्रग्स एंड अल्कोहल भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, अच्छा अब्यूसिव भी है, फिर भी आप रिलेशनशिप में, आई डोंट नो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। उनका बल्कि हमारे कमरे भी सेपरेट है, हम साथ होते भी नहीं हैं, इतने हालात हो चुके हैं। तो बस ये है कि जी बच्चे क्योंकि हैं तो उनके ऊपर सर पे साया ये वो। सो और सोसाइटी का प्रेशर, कोई बात नहीं, तुमने 15-20 साल गुजारा कर ही लिया है तो चलो अब भी गुजारा। जो एक फेमस सुनते हैं ना हम लोग, अपने बड़ों से सुना करते थे, अब पता नहीं है कि नहीं, कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली गई है तो अब जनाजा आएगा। यानी ये वाली बात है ना कि वापस ना आना बेटा, जा रही हो यहाँ से वापस, अब तुम्हारी डेड बॉडी आनी चाहिए। इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी। आई थिंक वी ऑल्सो नीड टू डिफाइन सच क्या होता है। समटाइम्स आपने देखा होगा कि लोग आके अपना एक केस सुनाते हैं कि जी मेरा मियाँ ऐसे 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 है, ससुराल ऐसे ऐसे, लेकिन जब आप उसकी एक्चुअली छानबीन करते हैं तो पता चलता है सुनाने वाले के अपने भी बीच में कितने कसूर थे, और जिस पिक्चर को वो डिपिक्ट कर रहा है वो पिक्चर किसकी वजह से इस नौबत को पहुंची है, समटाइम्स वो खुद कल्प्रिट होता है बीच में। एक्चुअली हम अपनी बात को तो हज़फ कर जाते हैं ना, वो बताते ही नहीं कि वो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जब आप एक स्टॉन्च केस को जो ऐसा हॉरिफिक स्टेज पर आ गया है जहां आपकी जुदाइयों के मसले पड़ जाएं और ट्रस्ट के मसले पड़ जाएं, मैं समझती हूँ कि इंसान अपने, वही जैसे भाई कह रहे हैं, अपने गिरबान में एक दफ़ा झांकना ज़रूरी है कि क्या मैं जुल्म को जुल्म कह रहा हूँ जो जुल्म ही है, या मेरी खुद भी बहुत से जुल्म थे जिनको मैंने जिसकी वजह वो शख्स का, आप देखें बहुत से अगर एक्स्ट्रा, आई एम नॉट सपोर्टिंग मेन हियर दैट वे, बट आई एम सेइंग एक शख्स अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में गया है, एक सेकंड के लिए क्वेश्चन तो आता है ना कि क्या उसको बीवी से क्या मसला था। एक आदतन है, वो उसके एक अपने हैं, हैबिचुअल है एक्सेट्रा, नो डिफेंस, लेकिन क्या बीवी ने उसके वो राइट्स नहीं पूरे किए हैं कि वो उधर गया है और अब वो अपनी इस्लाह करने को तैयार नहीं है, एंड शी कीप्स ऑन डिफेंडिंग हर। आई थिंक वी ऑल नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन आवर एलिगेशंस आल्सो, और ये रिश्ता बड़ा मुकद्दस है। अगर ये उसी वक्त एंजॉय कर सकते हैं जब यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ ऑल्सो कि मैं जो इल्ज़ाम लगा रहा हूँ क्या कि वाकई कि ये डिजर्विंग था कि इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता। अफशा, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कभी कभी जैसे कोई बात निकाह हुआ या मंगनी हुई और इट टर्न्ड आउट टू बी अ बैड एक्सपीरियंस, एक बैड एक्सपीरियंस जब हो जाता है उसके बाद बहुत परेशानी होती है, फिर तो आपकी चेकलिस्ट और बढ़ जाती है, आपके वो सिलेक्शन क्राइटेरियन और डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, घर वाले चाह रहे होते हैं जल्दी जल्दी जो भी रिश्ता है वो, उनकी तेज़ी भी और बढ़ जाती है कि वो फ़ौरन कर दो, हाँ कर दो वहाँ पे। तो अब क्या करना चाहिए? क्या आपको चेकलिस्ट बढ़ानी चाहिए या पिछले एक्सपीरियंस से आप क्या सीख कर आगे चले? नहीं, आई थिंक आप अपनी ज़रूर देखें चेकलिस्ट, तो अब हमने एक उसको एक इट्स अ मॉडर्न सॉर्ट ऑफ अ थिंग नाउ, बट रियलिटी ये कहती है कि औरत को भी मर्द के सहारे की ज़रूरत है। औरत नहीं बाज़ुकात अकेली, उस तरह से हर औरत के अंदर वो क्रेडेंशियल्स नहीं होते कि वो अकेली सर्वाइव कर लेगी, कुछ औरतों में यकीनन होगा। सो बेहतर तो यही है कि अगर वो ऐसे रीज़न्स थे जिनकी बिना पर डिवोर्स हुई है या जो भी हुआ है,
आप उसको वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है, मोमिन वंस बिटन ट्वाइस शाय नहीं होता, आप अपने रेड फ्लैग्स मेंटेन रखिए। लेकिन इससे ये कहना कि क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस बुरा हो चुका है सो आई डोंट इवन वांट टू गो फॉर इट, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हमें मफहूम मिलता है कि आप उस बेवा के साथ या उस औरत के साथ जो सिंगल पेरेंट है और वो इस खातिर दूसरी शादी नहीं करती टू सैक्रिफाइस, वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा, बट देन आई नीड टू सी माई इंटेंशंस बिहाइंड इट, है ना, और मेरा रवैया क्यों ये बन रहा है कि मैं दूसरे शादी की तरफ नहीं जाना चाह रही। सो समटाइम्स जेन्युइन रीजंस भी बनते हैं, लेकिन सिर्फ उसको ये रीज़न ये बनाना कि क्यों कि ये हो गया और अब मैं आगे नहीं दोबारा उसको फेस कर सकती एंड ऑल दैट, आई थिंक दैट्स नॉट अ वेरी सॉलिड एंड अ वैलिड रीज़न। अच्छा, हमने ना बहुत से मतलब अगर मैं अपने टाइम में जाऊँ, जब मैं यंग थी तो हमने ज़्यादातर ये देखा था कि पेरेंट्स स्टेबल थे, थोड़े बहुत तो पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं नज़र आता था, बहुत कम फैमिलीज होती थी। अब जो सेट ऑफ पेरेंट्स आ चुके हुए हैं, जो हम यूथ की बात करें, उनमें चैलेंजेस बहुत हैं, उनमें ड्रग्स भी ज़्यादा हैं, मेंटल हेल्थ के भी चैलेंजेस हैं, एंगर के भी हैं, अम्मा अब्बा इतनी लड़ाइयाँ कर रहे हैं कि पूरा मोहल्ला सुन रहा है, ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं। या ये कि उनके अंदर इतने अब्यूजेस हैं और मदर्स अक्सर या तो सबमिसिव हैं या अग्रेसिव हैं, तो वो दोनों वजूहात में वो बहुत सिलसिला बढ़ा हुआ है। ऐसे घर में रहते हुए जो एक लड़की है एक लड़का है, वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा, बिकॉज उसके सामने जो पिक्चर आ रही है वो अच्छी नहीं है, और जब वो मैरिजेबल एज में है, वो शादी करना भी चाह रहा है, उसकी डिज़ायर्स हैं नेचुरल, वो कैसे फैसला करे? क्योंकि वो जितनी दफ़ा वो फैसला करना चाहता है किसी को देखकर, उसके दिमाग में इतना बड़ा ब्लॉक आ जाता है कि मैं नहीं यहाँ पे शादी। पहले तो मैं कहूँगी कि ये माहौल क्यों इस नहज पर आ रहा है, इसलिए कि हमने ना हर चीज़ को ना बिल्कुल, अब क्या कहना चाहिए, वाइट न्यूज़पेपर्स छापने शुरू कर दिए, इन द सेंस कि हम खुद ही उसके ऐलान शुरू कर देते हैं। जहाँ बैठेंगे, आपने देखा है बाज़ औक़ात पब्लिक में भी माएँ बैठ के अपनी बेटियों की ऐब उठा रही होती हैं, बेटों के ऐब उठा रही होती हैं, उनकी अपनी डिस्कशन में, ये तो यही करता है, इसका ये, आपने वो हया का जो कॉन्सेप्ट है ना कुछ चीज़ों में तरबियत का, पहले तो मैं समझती हूँ ये नौबत इसलिए आई है घरों में, हया के कॉन्सेप्ट्स आर वॉशिंग आउट। दूसरा ये कि अब जब वो घर में देख ही रहा है जो वो देख रहा है, अगेन देयर आर टू साइड्स। एक कॉइन का साइड कहता है कि जी क्योंकि यही हो रहा है तो आगे भी यही होना है, तो मुझे तो इसमें पढ़ना ही नहीं है। एक कॉइन साइड ये कहती है कि नहीं, जो मैं देख रहा हूँ ये गलत है, तो फिर मैंने इसको बेहतर कैसे बनाना है ना। वाई नॉट लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग विच यू हैव चेरिश्ड एंड एन्जॉयड एंड मे बी मेड मोस्ट आउट ऑफ इट। और सिर्फ इसकी वजह से, आपको पता है इतने केसेस आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे, फर्स्ट मैरिजेस वर अ टोटल डिजास्टर, घर के हालात भी डिज़ास्टर, लेकिन जब उसकी दूसरी शादी हुई है तो उसको इतना सुख मिल गया है, समटाइम्स तो घर वालों के ही अपने मामलात बदल जाते हैं। फिर वही बात है, कदर अल्लाह एंड तवक्कुल, प्लस ये फिर मैं उसी बात पर आऊँगी, ये एक एजुकेशन है, फैमिली लाइफ इज़ एन एजुकेशन विच नीड्स टू बी शेयर्ड। और जो चीज़ें डिस्कशंस आपने देखा, मेरे पास जितने भी, जब मैं क्लासेस कर रही थी फैमिली प्रोग्राम्स पे, जितनी माएँ ज़्यादातर मेरे पास आई थी, मैंने जो उसमें से कंक्लूजन निकाला था, ये नौबतें क्यों आती हैं, गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड बच्चों का बहुत बढ़ता जा रहा है, कि वो जिसको हम कहते हैं ना कि वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल रहा है। आते भी हैं तो लड़ाई झगड़ करके फिर अलग हो जाते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, फिर अलग हो गए। सो वो जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड, एक फैमिली, और फिर ये गैजेट्स ने भी अब तो बहुत वो कर दिया है। लेकिन मैं समझती हूँ जब तक आप अपनी वापस उस रविश पर नहीं आएंगे कि फैमिली लाइफ को पहले एक्सप्लेन करें घरों में, ये चीज़ें तो फिर डेफिनेटली अपना रेपरकशन तो लाएंगे। तो youth needs to understand that every coin has the other side also, and one should always keep a positive approach. जैसे मैंने एक दफ़ा एक छोटा सा वाक़या पढ़ा था कि कोई फादर जो थे वो बहुत नशा करते थे, शराब पीते थे, तो उनके 2 बच्चे जब बड़े हुए तो उनमें से एक नशा कर रहा था, एक नहीं कर रहा था। तो जब उससे पूछा गया, तो जो नशा कर रहा था उससे पूछा गया व्हाई यू आर अल्कोहलिक, तो उसने कहा आई सॉ माई फादर डूइंग इट। जो दूसरा जो बिल्कुल नशे से दूर था, तो उससे पूछा गया व्हाई यू आर लाइक सेफ, तो उसने कहा आई सॉ माई फादर डूइंग इट। तो यानी ये उन दोनों ने अपने perceive and then receive and then react over it. Definitely ये तो बात है। अच्छा जी, इन लॉज की बात थोड़ी सी करते हैं, क्योंकि अक्सर इन लॉज की बात ना ख़वातीन की मजालिस में ज़्यादा होती है कि मतलब सास ससुर के साथ एक हेल्दी बाउंड्री कैसे इस्टेब्लिश की जाएगी। और कभी तो ये होता है कि जो मदर है वो ये मशवरा दे रही थी, बेटा सास हैं बहुत अच्छी है, इनका ख्याल रखना है, और कभी कह रही थी तुम्हारी सास मुझे तेज़ लगती हैं, ज़रा तुम ना मोहतात रहना ना उनके सामने। और मुझे हमेशा से लगता है
कि शादीशुदा ज़िंदगी में मर्द का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि देखिए वो अपनी बीवी को भी, उसका ऐसा इंटीमेट रिलेशनशिप है, ही अंडरस्टैंड्स हर। वो अपने शौहर से हर तरह की बात कर लेगी, मुझे ये खाना पसंद है, मेरा ये दिल चाह रहा है, वो सास ससुर को नहीं कह सकती। उधर से ज़ाहिर है ही हैड बीन लिविंग इन दैट फैमिली, उसके अपना ख़ानदान है, वो उनकी भी साइकी पूरी समझता है कि मेरी अम्मा ये बात बोल सकती हैं कि नहीं बोल सकती, मेरे अब्बा क्या कह सकते हैं, कहाँ पे मुझे अपनी बीवी को थोड़ा सा बताना है कि यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि तुम चुप हो जाओ, यहाँ मैं तुम्हें कंपनसेट कर दूंगा। एक लड़की को किस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज बनानी चाहिए विद हर इन लॉज, और लड़के को कैसे उसमें फैसिलिटेट करना चाहिए, और ये भी बात पहले से ऑन द टेबल दोनों डिस्कस कर लें, या कोई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो उनको देने चाहिए एक दूसरे को जब वो अभी रिश्ते की बात चल रही है? अच्छा, उस केस में सबसे पहले तो जो पहले हम बात कर रहे थे उसमें ये कि जो हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ चीज़ें ना बड़ी क्लियर होनी चाहिए और वो हम अग्री कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो कि जी हम एक दूसरे को बुरे अल्फाज से कभी मुखातिब नहीं करेंगे, हम एक दूसरे के सामने गालियाँ नहीं देंगे, कुछ बेसिक रूल्स बता लें जो आई थिंक एक कोई भी शरीफ इंसान अग्री कर सकता है। हम एक दूसरे के साथ आप करके या जी करके बात करेंगे, तो तब वैसे भी आपकी लड़ाई झगड़ा कभी एस्केलेट नहीं करेगा। दूसरा ये कि हम एक दूसरे के माँ बाप के बारे में कभी भी कोई बुरी बात नहीं कहेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, जो कि होगा, मैं पहले से बता रहा हूँ होगा, आप मुझे तरीके से फैक्ट्स बता दें, उसमें तड़के और इमोशंस और वो चीज़ें मत डालें, मुझे जस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड एंड आई विल डील विद इट। अच्छा, सो हस्बैंड वाइफ आपस में कुछ एक म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे चलें, पहली बात। दूसरी बात ये एग्री करें कि वट एवर हैपन्स इन द बेडरूम स्टेज इन द बेडरूम। हमारी कोई भी नोक जोक है, लड़ाई झगड़ा है, इंटीमेट बात है, कुछ भी है, वो बेडरूम से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये हमारा एक रूल है, ना ये बच्चों को कभी पता चलेगी। एज फार एज द किड्स आर कंसर्न, उनको भी नहीं पता होगा कि अम्मा अब्बा की कभी लड़ाई कब हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, और जो भी मामलात हैं, और लेट अलोन कि वो मेरी अम्मी तक बात पहुंचे या अब्बू तक बात पहुंचे। हाँ, अनलेस कि जिस तरह वो बात आता है कि लेट्स से डोमेस्टिक वायलेंस शुरू होता है या कोई और बात आती है, तो फिर लड़की जो है वो रीच आउट करती है कि भाई ये तो बंदा अब काबू नहीं आ रहा, कोई और आए, या लड़का फॉर एग्जाम्पल समझता है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत डिफाइंड हो रही है एंड मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम थिंकिंग अबाउट लीविंग हर मे बी। सो फिर वो अपने पेरेंट्स को एंगेज करता है। अदर देन दैट, अगर आपको पता है ये इशू सॉल्वेबल है तो फिर चुप करके उसको डील करें, डोंट अपने खुद ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स हमें सेट करने हैं। दूसरा ये कि हम जब उर्फ की बात करते हैं तो लड़की के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हस्बैंड की तो बात माने। हस्बैंड जाहिर सी बात है वो चाहेगा कि उसके माँ बाप के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो, और लड़की को भी चाहिए कि वो बताए कि देखिए मैं जहाँ तक हो सकेगा मैं बना के रखूँगी, अच्छी तरीके से रखूँगी, लेकिन अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल कोई मुझे प्रॉब्लम फेस होता है तो मैं आपसे डायरेक्टली बात करूँगी। और आई थिंक होना ये चाहिए कि लड़के के अंदर इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो लड़की की बात सुन ले, और जारी बात है लड़की में भी इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस हो कि वो उसकी माँ है ना, आफ्टर ऑल है तो माँ ही है। अब उसके बारे में अगर वो बैड माउथिंग करेगी कि तुम्हारी माँ तो ये है, और एडजेक्टिव्स यूज़ करेगी उसकी माँ के लिए कि तुम्हारी माँ डैश डैश और डैश है, तो अब लड़कों में मैं आपको बताता हूँ, हम तो थोड़े से पिंडी बॉय हैं, तो हमारे लिए ना वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में ना कोई किसी के माँ तक पहुँच जाता था ना तो उसका तो सर फाड़ देते थे कि अगर कोई लड़कों की बात करो, कहते थे मेरी माँ तक ना पहुँचना, मेरी माँ तक, मेरे बाप तक ना पहुँचना। यानी हमारे लिए ना ये सेक्रेड एंटिटीज़ हैं, चाहे मैं एक नाफरमान औलाद ही हूँ लेकिन मेरे बाप तक ना पहुँचना, मेरी माँ तक ना पहुँचना। अब शादी हो गई, लड़की से मोहब्बत भी बढ़ी है, प्यार भी बढ़ा है, लेकिन अब लड़की माँ तक पहुँच गई है। शरीफ आदमी भी होगा ना वो एक दफ़ा सुन लेगा, दो दफ़ा सुन लेगा, तीसरी दफ़ा कहेगा इसका दिमाग ख़राब है, मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखें, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल for a person to have two different personas in front of two different people. Ma, as far as her relationship is concerned with the son, could be absolutely beautiful. उसके लिए उसकी माँ जो है ना वो मदर टेरेसा होगी, क्योंकि ये तो कभी इसने तो किसी मक्खी को भी नहीं मारा। हाँ। ये तो इतनी शरीफ औरत है, ये तो मेरे से इतना प्यार करती है, और वाकई में करती है, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी जान जब मेरा बेटा, मेरा पुत्र आ गया, मेरा पुत्र आ गया, बैठो बेटा, और लाओ इसके लिए पराठा लाओ, चाय लाओ, वो तो उसको पता है मेरी माँ ने तो मुझे सर पे बिठाया हुआ है। लेकिन जब वो हस्बैंड काम पे जाता है ना तो माँ का एक दूसरा रूप सामने आता है, और वो जो रूप है वो इस लड़के ने कभी नहीं देखा, लेकिन इसकी बीवी को देखना नसीब हो रहा है। और वो बीवी इसीलिए कहती है आपको नहीं पता आपकी माँ जो है कैसी है, पीछे से क्या करती है। वो जो मैंने बात की थी ना पैसिव अग्रेसिव, तो वो बात आती है कि जी इसने तो मेरे तो खाना भी मॉनिटर होता है, मैं क्या खाती हूँ, ये तो मेरा ये भी देखती हैं, वो भी देखती हैं, जिधर मैं जाती हूँ पूछती हैं किधर जा रही हो, कब आओगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। मैं सारा दिन इनको इंटरव्यू देती रहती हूँ, और फिर पूछती हूँ क्यों तुम अब ये क्यों, अब क्यों जा रही हो, अब क्यों, तो वो आपसे तो कभी भी नहीं पूछा उन्होंने आप कहाँ जाते हैं क्या। तो वो जब बताती है ना कि भाई आई फील क्लॉस्ट्रोफोबिक,
ये भी और एक वो word जो है, वो ये भी एक जो word ये है। भी है, और वो जो हस्बैंड होता है उसके मुकाबले में उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, अब देखो अम्मी है ना मेरी, मैं कुछ नहीं कह सकता, कि मेरी अम्मी होती ना तो मैं उनको कुछ ना कुछ कह देती। हाँ, ऐसी बात है। देखिए यहाँ पे आई थिंक हस्बैंड्स को भी ये इतनी अकल समझ होनी चाहिए, जो मैंने आपसे बात की थी ना, कि इट इज पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू हैव 2 डिफरेंट पर्सोनास इन फ्रंट ऑफ 2 डिफरेंट पीपल। हम सबके होते हैं, बिल्कुल होते हैं। देखिए आप में देखें, एक मर्द के भी होते हैं। मर्द बॉस के सामने जाता है, जी सर, ओ सर, यस सर। घर आता है हिटलर बना होता है, इधर चलो, दफा हो जाओ, फलां कर दो, ढमका कर दो। वो जब आप बॉस के सामने थे तो आप जी बिल्कुल यस कर रहे थे। अच्छा, इसी तरह से अक्सर बच्चे कहते हैं हमारी अम्मी जब दूसरों के बच्चों से बात करती हैं बड़े प्यार से करती हैं, हमारे से बात करती हैं तो अल्लाह माफ करे पता नहीं क्या बन जाती हैं। तो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम गुड्डू, कैसे हो आप, ये लो टॉफी लो, चॉकलेट लो। हमारे से तो कभी ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ। कहती है खबरदार चॉकलेट टॉफी खाई। खबरदार, जो तुमने नाम भी लिया चॉकलेट का, मैं तुम्हें बताऊंगी, दूं तुम्हें चॉकलेट। तो वो फिर बच्चा कहता है कि मैं, तो आई थिंक वी हैव टू बी मोर सेंसिबल टू अंडरस्टैंड कि इट इज पॉसिबल। तो हस्बैंड वाइफ, मैं समझता हूँ, आई थिंक अगर उसका पूरा खुलासा निकाला जाए ना, वो ये है, एज लॉन्ग एज द हस्बैंड वाइफ आर कंपैटिबल मेंटली, as long as they are compatible in any other way, जो भी वो लोग करना चाहते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, as long as they both understand कि वो एक बड़े sacred relationship में आ रहे हैं और उनसे औलाद पैदा होगी और ये इनकी सदका जारिया बनेंगे, तो वो आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखें। दैट इज द की टू सक्सेसफुल मैरिज। एज लॉन्ग एज द हस्बैंड वाइफ हैव गुड रिलेशनशिप एंड दे आर ऑन द सेम पेज। बच्चे भी, मैं बताऊं, तब एडवांटेज लेते हैं पेरेंट्स का व्हेन दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। अम्मी से पूछेंगे मामा ये कर लूं, अम्मी कहेगी नहीं बेटा ये नहीं कर सकते। अब्बू से पूछेंगे अब्बू मैं कर लूं, यस बेटा करो। तो बच्चे को भी पता लग जाता है कि जी इस मैरिज में क्रैक्स हैं, यहाँ पे मशवरा और मिलेगा, यहाँ और मिलेगा, तो जो बातें अम्मी से मनवानी वाली है वो वहां मनवाएंगे, जो अब्बू से मनवाने वाली है वहां मनवाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ का कम्युनिकेशन अच्छा हो और वो सेम पेज पे हो, बच्चों की मजाल नहीं है कि वो इधर उधर हो सके, वो पता है उनको कि हमें ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई थिंक थोड़ा सा हमें अपनी इस कम्युनिकेशन को जो ना इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और प्लस ये भी देखें कंवल के जॉइंट फैमिली सिस्टम ज़रूरत अगर है, बहुत से केसेस में जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं, लेकिन जहाँ वो ज़रूरत बन गई है, आप ये देखें उसके जो फ़वाइद हैं, अगर उनको थोड़ी देर सामने रख लिया जाए ना, नॉट वेरी इजी, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से जॉइंट फैमिली सिस्टम्स इतने सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर अपनी ना पैराडाइम्स को समझ लें कि हमने अपनी लाइंस क्रॉस नहीं करनी। हाँ बिल्कुल, है ना, ये रिस्पेक्ट जो है ना वो हर एक की होनी चाहिए, बहुत बड़ी एक लाइन है। और वही बात है कि जिसका जो रोल है वो अपने रोल को सही तरह से अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल। मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगी अफशां के, एक लड़की जो है जब वो रिश्ते के मामले में बड़ी एक्टिवली इंगेज हो रही है, और आजकल की बच्चियां जो है ना करती हैं, लड़के भी कर रहे होते हैं कि भाई बहुत मुश्किल हो गया मैरिज का इंस्टीट्यूशन, तो बड़ी वही बात है कि मेटिकुलस तरीके से हमने ये सारे मामले को लेके चलना है। तो क्या एक लड़की जब वो फैसला कर लेती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि शादी के बाद मैं जो मेरे माइंड में मेरे ड्रीम्स हैं, आई विल बी एबल टू लिव अप टू देम आफ्टर मैरिज, वो कर सकेगी? आई थिंक दैट्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इन द सेंस कि देखें, जो रिश्ता आया है और जो मेरी ड्रीम्स थी, वही बात है, अगर वो उससे कुछ पॉइंट्स पे मैच हो गई हैं, येस मे बी यू विल लिव अप टू योर ड्रीम्स, बट समटाइम्स अगर वो उससे मैच नहीं हुई और बाद में जाके कोई रियलिटी टच हिट आता है और वो नहीं होती, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड इट्स 100% पॉसिबिलिटी कि जो सोचा था वो बाद में बिल्कुल कुछ और निकला, और बाजू का जो बिल्कुल नहीं सोचा था और वो उम्मीद की थी लेकिन वो सामने आ गया। सो डेफिनेटली आई थिंक यू हैव टू बी वेरी अगेन आई वुड से ऑनेस्ट एंड बी रियलिस्टिक। एक आइडियलिज्म होती है और एक एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकलिटी होती है, ये दोनों अगर मिल जाएं तो ये तो सोने पे सुहागा है, यू आर वेरी लकी, लेकिन समटाइम्स इट मे नॉट बी द केस। आपने क्या फ़ैसला करना है, आपने घर बसाने के लिए निकाह, आप देखें निकाह का जो इंटेंशन है, वो जो हदीस आती है कि तुम एक हसब नसब के लिए करो, ब्यूटी के लिए करो, माल और दौलत के लिए करो, और एक ईमान के लिए करो, दीनदारी के लिए करो, आधा दीन योर नियत विल डेफिनेटली प्ले द मेजर मैं समझती हूँ रोल कि किस नियत से आप घर बसाने के लिए रिश्ते को पसंद कर रहे हैं। सो द गर्ल्स एंड द आई थिंक बोथ गोज फॉर बोथ ऑफ देम। आइडियलाइज ज़रूर करें, और मैंने ये देखा है जो सक्सेसफुल पॉइंट्स में से है, अपनी एक्सपेक्टेशन का बार जो है ना वो ऊपर नहीं रखें। जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन देखें इंसानों से बाजुकात वो नहीं, मैं मियाँ से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो जितनी कमाई करके आएगा वो उसका 1/3 मेरे हाथ में रख दे। वेल मे बी द केस इज दैट ही विल नॉट। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब मैं तो ये आइडियलाइज करके बैठी हुई थी,
अब वो एक्सपेक्टेशन में यही हो रहा है कि जी बर्थडे आ गई है तो मेरा तो तोहफा नहीं आया, एक्सपेक्टेशन, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। और मैंने देखा है जब तक आप डेफिनेटली, और फिर देखिए जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा के डिसअपॉइंट होते हैं उसका बाज़-औक़ात खमियाजा बहुत बैड भुगतना पड़ता है इवेंचुअली। जिन केसेस में एक्सपेक्टेशंस नहीं है वहाँ अगर वो कभी 2 साल के बाद एक फूल भी ले आएगा ना तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे बिकॉज यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग। सो आई वुड से अपने बार्ड्स जो है ना वो रियलिस्टिक एंड लो साइड पे रखेंगे, यू विल एंजॉय व्हाट विल कम अलोंग मोर देन दैट। बट इफ योर बार इज ऑलरेडी सो हाई तो फिर तो उससे एनीथिंग कम डाउन में इज डेफिनेटली गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और से आपसे पूछना चाहूँगी किसी भी लड़के के बारे में जो कि वही बात है कि शादी के इंस्टीट्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, आपको लगता है कि ही इज़ रेडी टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो जहेज़ का मुंतज़र है कि मुझे वहाँ से क्या क्या फैसिलिटेशन मिलने वाली है जो मेरी ज़िंदगी को आसान बनाए? मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि मर्द आज ड्राइवर सीट में है बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपनिंग आउट देयर, और जितनी आसानी से उसको लड़की मिल जाती है फॉर हिज प्लेजर एंड पास टाइम, तो अब वो कहता है अच्छा मैं अगर शादी करूँगा ना तो मुझे बताएं बाय 1 गेट 1 फ्री में क्या आ रहा है। लड़की तो आएगी ठीक है, मैं आप पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ आपकी बेटी से शादी करके, तो ऑब्वियसली आप मुझे इसके बदले में और क्या कुछ दे रहे हैं। तो लड़की भी होगी, साथ कंबल, टेप रिकॉर्डर, वाटर कूलर, सिलाई मशीन, इस्त्री, गाड़ी, बंगला, ये सब मुझे बताएं, सब पूरी लिस्ट दें मुझे। तो अब ये लड़का जो है ना ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अनरियलिस्टिक किस्म की चीज़ों की डिमांड पे आ गया है, और लोग करते हैं, लोग फिर आगे से फुलफिल भी करते हैं, हाँ जी हम आपको ये भी देंगे, क्योंकि उनको ये किसी हमारी बच्ची है इसको हमने आगे अगले घर भेजना है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अच्छा इसमें फिर 1000 मसले और भी होते हैं। इसमें फिर वो जो आपके भाइयों के मैंने कई केसेस डील किए, वो कहते हैं जी हमने जो जहेज दे दिया था यही विरासत थी, खुदा हाफिज, टाटा बाय बाय, इसके अलावा 1 रुपया नहीं दे रहे तुम्हें। फिर वो जब चीज़ें होती है कहते हैं जी बस हमारी विरासत आपस में तकसीम हो रही है, इसको कुछ नहीं मिल रहा। तो मैं बता रहा हूँ ना इस्लामिक इंजंक्शंस को ना फॉलो करने से बहुत फसाद क्रिएट होता है ऑन सो मेनी लेवल्स। तो अब मैं ये कहता हूँ कि लड़कों को देखें, आप जब आप शादी की तरफ जा रहे होते हैं आप इसको एक जिम्मेदारी समझ के करें। आपके लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक हुक्म भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब भी दी हुई है। और जब सहाबा में से 3 आए और उन्होंने आपकी इबादत को एनालिसिस करने के बाद पूछा, तो एक साहबी ने ये भी कहा कि भाई मैं तो सारी उम्र शादी नहीं करूँगा, मैं तो बस अपने आप को वक्फ कर रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों की बात को सुनने के बाद आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आपने कहा कि अलैकुम बिसुन्नती वमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम मेरी सुन्नत को फॉलो करो, जो मेरी सुन्नत पे नहीं वो मुझ में से नहीं है। सो हम इसलिए भी शादी करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया नौजवानों को कि जो तुम में से शादी करना अफोर्ड कर सकता है वो करे। शादी आधा दीन है, आपका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। नबी ने फरमाया कि मेरी सुन्नत है और जो मेरी सुन्नत पे नहीं है वो मुझ में से नहीं है। और ऊपर से ये है कि अल्लाह अकबर कबीरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये फरमाया कि जब तुम शादी कर लेते हो और तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करते हो, तुम्हें उसका अजर मिलता है, तुम्हें उसका सवाब मिलता है। सहाबा परेशान, या रसूलल्लाह हमें सवाब मिलता है उस चीज़ का जो हम एंजॉय करते हैं? आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि अगर तुम ये ना करते तो तुम हराम तरीके से कर रहे होते, उसका तुम्हें गुनाह मिलना था, वो तुम्हारे लिए जहन्नम का रास्ता आसान कर देता। तो जब तुम निकाह कर लेते हो तो तुम्हारा जन्नत का रास्ता आसान होता है और ये तुम्हारे लिए एक सवाब का जरिया बनता है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल पाथ टू पैराडाइज। हस्बैंड वाइफ गाड़ी में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कहीं खाना खा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, सवाब मिल रहा है, जन्नत का रास्ता सीधा हो रहा है। सो मैं कहता हूँ कौन बेवकूफ़ होगा जो अपने जन्नत के इस रास्ते को आसान नहीं करना चाहता। सो आई थिंक वन शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट। अपनी ज़रूर आपकी जो भी फॉर एग्जांपल वो हैं रिक्वायरमेंट्स हैं इन योर पोटेंशियल स्पाउस ज़रूर रखें, लेकिन जिस तरह अभी जो है ना वो बताई हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जहाँ पे दीन को बुनियाद बनाना चाहिए। आपका अगर आपने लड़की से शादी की और उसका हुस्न व जमाल देख के, अच्छी बात है, लेकिन यू डू अंडरस्टैंड कल को ये नहीं होगा। अगर आपने शादी किया माल देख के, माल भी आने जाने वाले, आप देखें आजकल नैब का केस हो गया, फलां केस हो गया, एक सेकंड में बंदा गया। तो जब नहीं होगा तो क्या मोहब्बत छोड़ देंगे? जब तक हुस्न था तो मोहब्बत थी, अब हुस्न नहीं है तो मोहब्बत छोड़ देंगे, अब आप कहीं और देखना शुरू करेंगे। अच्छा जब तक उसके पास हसब नसब था, फलाने की बेटी थी, अब फलाने का बाप जो है वो रिटायर हो गया या किसी केस में पकड़ा गया, तो अब तो आप मुंह छुपाएंगे कि मैं तो बताना नहीं चाहता ये उसकी बेटी है। तो क्या मोहब्बत ख़त्म? तो मोहब्बत की बुनियाद आपका ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह की बंदी है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, हम दोनों अल्लाह से मोहब्बत करके जन्नत में जाएंगे। एंड लास्टली मैं ये बात कहूँगा कि बचपन में वो जो हम कहानियाँ पढ़ते थे ना कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, बड़ी प्यारी लाइन है वैसे ये, और उर्दू तर्जुमे में लिखा था, तो और वो इसी तरह हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। बिलीव मी, दी ओनली वे यू विल एवर हैव अ हैप्पीली एवर आफ्टर इज़ व्हेन बोथ ऑफ यू वॉक इनटू जन्नत टुगेदर, अदरवाइज देयर इज़ नो हैप्पीली एवर आफ्टर। बिल्कुल इस चीज़ को मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने ज़मीन पे जो पहला रिश्ता
खावंद और बीवी का उतारा है, इट्स सच अ लविंग रिश्ता। अगर इसको सिर्फ दोनों बैठ के थोड़ा सा स्टडी कर लें इसमें आने से पहले कि इसके बेनिफिट्स आर फार मोर देन व्हाट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टर्न्ड इट इनटू, है ना। सो इसको इसी नियत से एंटर करेंगे तो इंशाल्लाह वो टोटल इबादत ही कन्वर्ट हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस पॉडकास्ट को जो वालिदैन ने सुना, जिन लड़कों ने सुना, जिन लड़कियों ने सुना, उन्होंने ज़रूर सोचना है जो सूरह रूम की आयत नंबर 21 आती है, जिसमें अल्लाह ताला ने इसको अपनी निशानी बताया है। और उस निशानी में क्या बताया कि जो रिश्ता बनता है इसमें 3 एलिमेंट्स को हमने डालना है। सुकून को डालना है, और मोहब्बत को डालना है, और रहमत को डालना है। और दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मामले में, अपने अपने रोल्स को अंडरस्टैंड करते हुए कि मर्द को अल्लाह ताला ने क्या रोल दिया है और एक औरत को क्या रोल दिया है। लेकिन अगर हम इस वक्त जो हमारे इर्द गिर्द खिचड़ियाँ पकी हुई हैं ना, और मसले मसाइल का अंबार है, कुछ हमारे सेल्फ परसीव बातें, कुछ हमें वाकई ग्राउंड रियलिटी पे मसले नज़र आ रहे हैं, उनको माइंड में रखते हुए अगर हमने ये काम किया ना तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो अपने दीन को समझें, दीन की बुनियाद जो है उसको मजबूत करें, तो आप देखेंगे कि यही जो शादीशुदा ज़िंदगी है ये आपके लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ लेकर आएगी। इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।